जो हम इंडियन वुमेन्स होते हैं, एज फॉर आवर चाइल्डहुड वी आर डिपेंडेंट ऑन आवर फादर. Okay. When we get married, we are dependent on our husband. Okay. And when we get old, we are dependent on our children. Okay. So my father wanted to be an independent lady. मुझे वो भी याद है कि मेरी मदर पूरे साल तक उन्होंने कभी अपने लिए कोई साड़ी नहीं परचेज करी होगी. वो जब हम वेकेशंस में, समर वेकेशन में मेरी नानी के घर जाते थे तो शायद मम्मी ने एक साड़ी, नानी ने एक या दो साड़ी या सूट दे दी, तो मम्मी उसी को ही पूरे साल यूज़ करती थी. जाट फैमिलीज में क्या होता था कि लड़कियों की पढ़ाई पे ज़्यादा वैल्यू नहीं करी जाती थी. राजस्थान में तो इनफैक्ट बिल्कुल ही नहीं होती थी. राजस्थान में भी जहाँ में बिलोंग करते हैं, जो हमारी मदरलैंड है, डॉक्टर नहीं था. मतलब आई एम ए रोल मॉडल फॉर दैट विलेज एंड फॉर दैट डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो. कोई बात नहीं, मैं लोन ले लूंगा. मम्मी ने कहा लोन भी नहीं ले पा सकते, आपकी इतनी सैलरी नहीं है, पीएफ में आप कितना लोन ले लोगे. और देन ही सेड कि हमारे पास गाँव में ज़मीन है, एग्रीकल्चर लैंड है, तो हम इसको मॉर्टगेज कर देंगे और बेचना पड़ा तो हम बेच भी देंगे. मैंने वो दिन सुन लिया पापा की डिस्कशन. अब जब झुंझुनू गई, हॉस्टल में लड़कियों को देखा, कॉलेज में देखा, मैक्सिमम गर्ल्स मैरिड गर्ल्स थी. अच्छा. हॉस्टल के अंदर. फिर समझ में आया कि तो राजस्थान के बारे में जो सुना था ये तो टोटल ऑपोजिट है यहाँ पर. अब गर्ल्स हु आर लिसनिंग प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज आल्सो, कि उनको स्मोक, ड्रिंक्स, पार्टी सब कुछ चाहिए होता तो कॉमन है, ठीक है. तो वो उनका एक ही टॉन्ट होता था मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक. कहाँ से ये छोटे शहर वाली ये बहनजियाँ आ जाती हैं, नौकरी कौन दे देता है नौकरी इनको. इनकी लुक्स को देख के तो लगता ही नहीं है यार हॉस्टल से, और इनकी हरकतें देख के तो बिल्कुल ही नहीं लगता. देन ही सेड कि मैंने आपका ये सीवी देखा है, आपने रिसेप्शन के लिए अप्लाई किया है. मैंने कहा यस सर, मैंने अप्लाई किया है. तो बोला आप ना इंटरव्यू के लिए आ जाओ. मेरी टिकट 4 दिन बाद की थी. तो बोल रहे अगर आपको जॉब चाहिए देन यू हैव टू कम. मैंने कहा कंफर्मेशन कि आप मुझे जॉब दे दोगे. तो दिस वाज काइंड ऑफ डिस्कशन वी वर हैविंग ओवर कॉल. उन्होंने मुझे बोला दीक्षित जी ने कि रेनू एक लेटर टाइप करके ले आओ. मैंने कहा ओके कर लेते हैं टाइप. मैंने कहा यस सर कहाँ करना है. बोला आप, उनकी सेकी थी कि आप इनको लेके जाइए, कंप्यूटर दे दीजिए और शिल टाइप अ लेटर. मीनवाइल पापा को बोला कि आप रिसेप्शन पे तसल्ली से वेट कीजिए. लेटर टाइप हो गया. नहीं, लेटर टाइप कंप्यूटर चलाना नहीं आता. कंप्यूटर रखा हुआ है, अब वो ऑन कहाँ से करना है. हाँ. अच्छा, वो सेक्रेटरी ने हेल्प नहीं की. नहीं, उसने तो कंप्यूटर छोड़ के, अब मैंने कहा ना मुझे लेटर आता है. हाँ. तो वो तो कंप्यूटर देके चली गई, कर लो टाइप ऑफ लेटर. कैनॉन का कैमरा पिक्चर वो पूरे रूम की है मेरे पास. तो उसमें एक फोल्डिंग था, एक फर्राटा फैन और एक सिंगल वाला इतना बड़ा गैस सिलेंडर, एक चूल्हा और मेरा घर रेडी. सो दिस इज़ हाउ माई रियल एस्टेट स्टार्टेड. रिसेप्शन की जॉब में मुझे सारे प्रोफाइल मिलने शुरू हो गए. मैं खाली रिसेप्शन पे बैठी होती थी, अकाउंट्स वाला आके मुझे वाउचर दे देता था, वाउचर भरो बना दो, और प्रोजेक्ट वाले आके पीओ बना दो. अच्छा, मैंने 15-20 दिन में कंप्यूटर सीख लिया था. आई एम ए वेरी क्विक लर्नर. ओके. जो सोच लिया, जो ठान लिया उसे करना है. इरोस ग्रुप के अंदर जहाँ पर मैं 4-5 बसेस चेंज करके ऑफिस पहुँचती थी. ILD में क्या हुआ, मेरी फर्स्ट इंसेंटिव आया बिकॉज ऑफ दिस सेल. आई गॉट एन इंसेंटिव ऑफ 1 लाख रुपीज. वेरी गुड. 1 lakh rupees and my salary when I joined ILD was 18,000 rupees. 5 times your Yes. salary. तो आपने जैसे बोला कि टॉप 5 डेवलपर्स की ऑफर आप मना कर चुके. जी. इसका स्पेसिफिक रीजन क्या है? मेरे लिए जहाँ मैं काम कर रही हूँ वो मेरे लिए टॉप 5 नहीं, टॉप 1 and 1, वो ऑल 5 में वही कंपनी है. वेलकम टू पॉडकास्ट बाय स्पेस क्रिएटर्स. पहले तो मैं आपको बता दूं, while I am recording this intro, I am very, very emotional. Why I am emotional is that I have just shot a podcast which has completely moved me. अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत मैसिव डिफरेंस आए, आपको ज़िंदगी जीने का सबब आए और आपको ज़िंदगी कंप्लेंट्स की ज़िंदगी छोड़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी और सक्सेस जीने की इंस्पिरेशन मिले, तो दिस पॉडकास्ट इज़ फॉर यू. इट इज़ वे बियॉन्ड रियल एस्टेट. Yes, we will talk a lot about real estate, but it is about life. You know, I also didn't know that we will have this kind of a result. So we have today with us Dr. Renu Singh, who is Director, Sales and Marketing of Arise. But she's someone who spent 20 plus years in real estate. And she comes from a very humble background, but she's never complained. She comes from very tough challenges, but she's always
I would say embraced them. You know, it's a beautiful story, very inspiring podcast. You must watch it and give your comments, especially your comments that what did you learn from Dr. Renu Singh. So let's welcome Renu. Thank you, Vipinji. Thank you for having me here in this podcast. Honestly speaking, I am very nervous today. This is my first podcast. And for my audience, before I start, if I get stumble or if I say any wrong words, my sincere apologies in the beginning of this podcast. तो अगर कुछ भी होगा तो मैं अपने ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली वो मुझे कमेंट करे सो डेट नेक्स्ट और फ्यूचर के लिए मैं अपने आप को प्रिपेयर कर मैं सकूं. आपको बताता हूँ, पॉडकास्ट की ऑडियंस ना बड़ी इंटरेस्टिंग है. मेरे बेटे ने बताया था शुरू में, पॉडकास्ट की ऑडियंस को आपकी डिलीवरी से या आप क्या बोल रहे हो कोई इंटरेस्ट नहीं है. उनको सिर्फ ये इंटरेस्ट है कि लाइफ में क्या चल रहा है. सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए. लाइक वेयर डिड यू बिगिन रियल एस्टेट, या रियल एस्टेट हमेशा से था आपके दिमाग में या क्या था? सो रियल एस्टेट का तो मुझे आर भी नहीं पता था. मुझे करियर के अंदर कुछ करना था. अब वो क्या करना था ये मुझे भी नहीं पता. आई वॉन्टेड टू बी ऑन द टॉप पोजिशंस. आई वॉन्टेड टू बी सक्सेसफुल इन माई लाइफ. बचपन में ही मेरे फादर ने मुझे एक बात बताई थी कि जो हम इंडियन वुमेन्स होते हैं, as for our childhood we are dependent on our father. Okay. When we get married we are dependent on our husband. Okay. And when we get old we are dependent on our children. Okay. So my father wanted to be an independent lady. वो मुझे कभी नहीं चाहते थे कि मैं डिपेंडेंट हूँ किसी पे. मैं उनका हमेशा से ही सपना था कि मैं इंडिपेंडेंट चाइल्ड ग्रो करूँ, मैं अपने लाइफ में वो सारी चीज़ें करूँ जो कि उन्होंने कभी नहीं किया. You had any siblings? Yes, I do have 2 brothers and I am the only sister. Okay. So they're younger or elder? No, one is elder to me, one is younger अच्छा, to you're me. in the middle. I am the only sister. और मैं जाट फैमिली में born and brought up हुई हूँ. अच्छा. राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, बट मेरा जन्म जो हुआ है वो रेणुकूट में हुआ है. इट्स अ स्मॉल टाउन इन डिस्ट्रिक्ट सोनभद्रा. तभी आपका नाम रेनू है? यस, मेरे नाम पे और जहाँ पर मैं हूँ आज, या फिर मेरे नाम के आगे जो डॉक्टर लगा हुआ है, उन सब के पीछे कुछ ना कुछ कहानियाँ हैं. अच्छा. तो रेनू नाम भी एक्चुअली में मुझे रेणुकूट से ही मिला. When I was in hospital, everyone was saying लड़की का नाम क्या रखना है. तुला राशि निकल के आ गई. नाम से अक्षर से नाम रखना था. लोग रिकमेंड कर रहे थे. समहाउ एक हमारी नर्स थी, उसने कहा रेनू नाम रख दिया जाए. मेरे फादर ने वही नाम रेनू रख दिया. तो फ्रॉम हियर माई नेम रेनू केम. वाओ. So my father, they both were not educated. कभी स्कूल ही नहीं गए मेरे पेरेंट्स. फादर एंड मदर बोथ माई पेरेंट्स वर नॉट एजुकेटेड. सो और जाट फैमिलीज़ में क्या होता था कि लड़कियों की पढ़ाई पे ज़्यादा वैल्यू नहीं करी जाती थी. राजस्थान में तो इनफैक्ट बिल्कुल ही नहीं होती थी. लड़कियों को तो शादी करनी है, फिर अगले घर जाना है और फिर आगे फैमिली संभालनी है. तो वाई टू वेस्ट योर मनी ऑन दी स्टडीज़. उतना पढ़ाओ कि वो अपना सिग्नेचर कर सके या फिर फ़ोन नंबर पढ़ के फ़ोन डायल कर सके और बच्चों को थोड़ा बहुत ABCD सिखा ले. बट माई फादर मेंटालिटी वॉज टोटली डिफरेंट. उन्होंने मुझे कभी फील ही नहीं होने दिया कि मैं बेटी हूँ. अच्छा. वो हमेशा इक्वल रखा. मेरे ब्रदर्स और मैं, हम सारे इक्वल रहे. ठीक है. तो मेरी जर्नी, मेरी स्कूलिंग सारी रेणुकूट में हुई क्योंकि पापा हिंडाल्को में जॉब करते थे. और हम स्कूलिंग मेरी सारी कॉन्वेंट स्कूल से हुई. कॉन्वेंट स्कूल वाज द बेस्ट स्कूल इन रेणुकूट. ही मेड श्योर कि यू गॉट द बेस्ट. अब जब कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन कराया तो सबका ये था कि कॉन्वेंट स्कूल क्यों. हिंडाल्को का भी एक स्कूल होता था वहाँ पर एंड बहुत ही मिनिमल फीस होती थी. आई गेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 100 रुपीज़ फॉर द एंटायर एनम फॉर एक साल के लिए. बट कॉन्वेंट स्कूल की फ़ीस उस समय बहुत हाई होती थी. दैट वाज द ओनली इंग्लिश मीडियम स्कूल इन रेणुकूट. सो पापा ने कहा कि मैं बेटों को बेशक हिंडाल्को में पढ़ा दूंगा बट मैं अपनी डॉटर को बेस्ट एजुकेशन देना चाहता हूँ. सो मेरे हम तीनों ब्रदर सिस्टर सब हम एक ही स्कूल से स्टडी किया. मेरी जो भी विशेस होती थी कोशिश पापा पूरी करते थे कि इसकी सारी ड्रीम कम ट्रू मैं पूरा करूँ. बहुत ही नाज से अपनी बेटी को पाला है. एंड my father, he wanted to me to become a doctor. That's why we can see a name डॉक्टर लगा हुआ है. बट एक्चुअली ना तो मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ ना ही मैंने PhD करी है. उसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगी कि ये डॉक्टर कहाँ से डिराइव हुआ.
सो क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम था. आई वॉज गुड इन टू स्टडीज़. आई वॉज अ वेरी शाई काइंड ऑफ गर्ल. ज़्यादा स्कूल में फ्रेंड्स नहीं होते थे और लोग भी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करते थे स्कूल के अंदर. बहुत शाय, स्टेज फियर होता था, अपने में रहना. बट येस, आई वॉज वेरी सिंसियर, आई वॉज वेरी स्टूडियस और पढ़ाई अच्छी चल रही थी. मैं बीच बीच में स्कूलिंग टाइम्स की अगर हम बात करते हैं टू सपोर्ट माय फादर, सारा रेणुकूट में ही था. सारा रेणुकूट में. मेरी 12th तक की स्टडी रेणुकूट में हुई थी. और जब मैं 7th 8th क्लास में थी, आई स्टिल रिमेंबर कि मैं पेरेंट्स को हेल्प करने के लिए, पॉकेट मनी अर्न करने के लिए, मैं KG 1 के बच्चों को भी ट्यूशन दे देती थी कि पापा की हेल्प हो जाएगी. बिकॉज पापा की जो सैलरी थी, मुझे जब से मेरी मतलब मुझे याद है तो इट वॉज 5,000 रुपीज़ अ मंथ. और 5,000 में से 70% फीस हमारे स्कूल में जाता था. ओनली 30% वॉज द अमाउंट जिससे वो पूरा घर मैनेज करते थे. मुझे वो भी याद है कि मेरी मदर पूरे साल तक उन्होंने कभी अपने लिए कोई साड़ी नहीं परचेस करी होगी. वो जब हम वेकेशंस में, समर वेकेशन में मेरी नानी के घर जाते थे तो शायद मम्मी ने एक साड़ी, नानी ने 1 या 2 साड़ी या सूट दे दी, तो मम्मी उसी को ही पूरे साल यूज़ करते थे. मतलब दे डिडंट वांटेड टू स्पेंड अ सिंगल पेनी अपार्ट फ्रॉम आवर स्टडीज़. ट्यूशन वो चाहते थे मैं करूँ, तो समहाउ ट्यूशन के लिए फिनेंसेस अलाउ नहीं करते थे. तो हम सेल्फ स्टडी, हमने तीनों ब्रदर सिस्टर ने सेल्फ स्टडीज़ करी है. एंड माई एल्डर ब्रदर, ही इज़ विथ हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ ओनली. तो क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम था. पापा का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं. अच्छा. एंड मैं भी स्टडीज़ में बहुत अच्छी थी, मैं भी चाहती थी डॉक्टर बनूं. एक बार एक टाइम का इंसिडेंट है जब मेरी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेटरी लीव्स हुआ था. तो आई वॉज स्टडिंग. मैं मम्मा पापा को ओवरहर्ड किया. तो दे वर सेइंग कि रेनू को अब मेडिकल क्लास 11th में मेडिकल लेना है और साइंस लेना है, फिर आगे हमें से मेडिसिन करानी है. मैं चाहता हूँ मेरी बेटी डॉक्टर बने. पूरे गांव में, मतलब राजस्थान में भी जहाँ मैं बिलोंग करते हैं, जो हमारी मदरलैंड है, डॉक्टर नहीं था. नहीं, डॉक्टर फीमेल की तो एजुकेशन ही नहीं थी. आज वो सारे, मतलब आई एम ए रोल मॉडल फॉर दैट विलेज एंड फॉर दैट डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो. तो एक बहुत ही छोटा सा गांव था, घंडावा करके गांव होता था चिड़ावा के पास, राजस्थान के अंदर, डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू में. तो पापा, जब भी हम वेकेशंस में जाते थे, पापा सबको कहते थे कि बस थोड़े ही टाइम की बात है, मेरी बेटी डॉक्टर बन जाएगी और फिर सबका फ्री इलाज करेगी. हम यहाँ एक हॉस्पिटल भी ओपन करेंगे. ठीक है. तो मैं पापा का सपना पूरा करना चाहती थी और आज मैं जो हूँ जस्ट मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स की वजह से ही हूँ. तो आपने मेडिकल लिया फिर? नहीं, मैंने पापा और मम्मा को बात करते हुए ओवरहर्ड किया. मम्मा कह रही थी कि आप प्लीज़ इसको ना होप्स मत दो, हम इसको क्लास 11-12 किसी तरीके से मैनेज कर लेंगे, बट हम मेडिकल में एडमिशन नहीं करा पाएंगे. देन पापा बोले कि कोई बात नहीं, मैं लोन ले लूँगा. मम्मी ने कहा लोन भी नहीं ले पा सकते, आपकी इतनी सैलरी नहीं है, PF में आप कितना लोन ले लोगे. और देन ही सेड कि हमारे पास गांव में ज़मीन है, एग्रीकल्चर लैंड है, तो हम इसको मॉर्टगेज कर देंगे और बेचना पड़ा तो हम बेच भी देंगे. मैंने वो दिन सुन लिया पापा के डिस्कशन एंड मैं बहुत रोई. इनफैक्ट आई क्राइड अ लॉट. मुझे लगा कि ये नहीं होने दूंगी, नहीं, ये नहीं होना चाहिए. मैं बनना चाहती थी, उनका ड्रीम पूरा करना चाहती थी, बट नॉट इन दिस कॉस्ट. यस, नॉट इन दिस मैनर, एट दिस कॉस्ट. सो क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम है. आई स्टिल रिमेंबर, आई एम सॉरी कि अब एग्जाम के अंदर आई न्यू ऑल द आंसर्स. आई वॉज वेरी गुड इन टू स्टडीज. क्वेश्चन के आंसर्स उतने ही लिखे जिससे कि मुझे एक पास होने वाले नंबर्स आ गए. क्योंकि अगर मैं अच्छे नंबर्स लाती तो मेडिकल में एडमिशन हो जाता, मुझे साइंस में एडमिशन लेना होता. तो क्लास 10th का रिजल्ट आ गया. मार्क्स वॉज नॉट सेटिस्फैक्ट्री. एवरीवन स्टार्टेड टॉन्टिंग मी एंड टेलिंग माई फादर. मना किया था ना कि लड़की को के ऊपर मत पैसे लगाओ. लेकिन आप लोग सुनते नहीं है. मेरे जो क्लोज रिलेटिव, मेरी क्लोज फैमिली, बहुत पापा को बोला उन्होंने, बहुत ज़्यादा. तो ये बात उनको अब पता है कि आपने जानबूझ के किया था? मैंने पापा को बताया. माय फादर इज नो मोर. अच्छा, बट डिड यू टेल हिम? He knew when last 7-8 years back I told him. Okay. Good, that he must have been relieved. Yes, I told him. मैंने कहा पापा this was the reason. क्लास 11th में कॉमर्स लिया. कभी इंटरेस्ट नहीं था कॉमर्स में, बट ये डिसाइडेड था कि पापा का ड्रीम है, आई नीड टू डू समथिंग, आई नीड टू बी इंडिपेंडेंट. तो कोई बात नहीं, कॉमर्स करके देखेंगे. अच्छा, कोई घर में गाइडेंस नहीं थी, कोई बताने वाला नहीं था. स्पेशली लड़की होने की वैसे तो वैसे ही नहीं बता रहे थे. और नहीं, मेरी फैमिली भी टिपिकली गांव वाली. मतलब आज अगर हम जहाँ बैठे हैं ना, आज से पीछे 20 years और पीछे चले जाओ,
वहाँ वो गाँव मतलब वो विलेज ऐसा था जहाँ पर मेरी फैमिली थी कि घर भी हमारे तब बने थे जब मुझे याद है कि आई वॉज इन क्लास 10th 11th में, तब हमारे पक्के घर बने थे, तब तक कच्चे घर थे और वो लालटेन्स होती थी, लाइट्स भी नहीं होती थी, मतलब तो वो एजुकेशन और गाइडेंस तो था ही नहीं। 11th-12th हो गया, 12th में कॉमर्स में फर्स्ट डिवीजन आ गया, आई स्टडीड। अब रेणुकूट के अंदर कोई कॉलेज नहीं है, अच्छा, कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं है। अब बाहर भेजने के लिए अगेन पैसे चाहिए। तो माय वेरी क्लोज रिलेटिव, माय फादर कॉल्ड हिम, उनको बहुत होप था, मतलब फैमिली, आई डोंट वांट टू नेम दैट पर्सन नाउ। उनको कॉल किया, वो मेट्रो सिटी में रहते थे, पापा ने उन्हें फ़ोन किया कि मैं अपनी डॉटर का, आपकी डॉटर का, नॉट अपनी, आपकी डॉटर का एडमिशन बहुत अच्छे नंबर आए हैं। ही वॉज सो एक्साइटेड, फ़ोन होते नहीं थे, पीसीओ से जाके फ़ोन किया 3 बार में तो उनका फ़ोन मिला, ही वॉज नॉट अवेलेबल, कि आपकी डॉटर के मार्क्स आ गए हैं एंड नाउ वी वांट हर टू स्टडी फर्दर, और आप इसको वहाँ एडमिशन करा लीजिए। मैं सिटी का नाम भी नहीं बोलूँगी, अदरवाइज इन केस अगर वो मेरा पॉडकास्ट सुनेंगे तो दे विल नो। दैट्स फाइन। तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि यस कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्लीज़ रेनू को मेरे पास भेज दीजिए, बट हमारा घर बहुत छोटा है, आप ना एक काम कीजिए, आप थोड़ा सा लोन ले लीजिए और एक रूम बनवा दीजिए, सी कैन स्टे विद अस। ये डिस्कशन पापा ने हाँ भर दिया, ओके। पापा ने कहा ठीक है मैं करवा दूंगा। घर पे आके मम्मा से डिस्कस किया, उन्होंने बोला ये क्या कर रहे हो? मम्मी कह रही है नहीं आप छोड़ दो। जब मैंने सुना देन पापा को मैंने कहा पापा मैं ओपन स्टडीज़ करूँगी, मुझे स्टडी करना ही नहीं है। देन पापा ने क्लियरली मना किया, नहीं आपको पढ़ना है। फिर समहाउ वी गॉट टू नो अबाउट राजस्थान के अंदर झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज की कॉलेज था जो कि स्टार्ट ही हो रहा था, फर्स्ट बैच फर्स्ट सेमेस्टर मेरे से ही शुरू हुआ था, हमारे सेशन बैच से स्टार्ट हुआ था। तो वहाँ पर न्यूज़पेपर के अंदर आया, मेरे कज़न ब्रदर राजस्थान से, उन्होंने कॉल किया, उनको बताया हमने ये एपिसोड। उन्होंने पूछा कि आप कहाँ रेनू को भेज रहे हो, तो उनको ये एपिसोड जब हमने बताया, देन ही सेड कि राजस्थान में एक कॉलेज खुल रहा है झुंझुनू में, आप वहाँ भेज दो। कॉमर्स इसने लिया है और कॉमर्स वही है, अदरवाइज तो बहुत सारे कॉलेज थे झुंझुनू में, बट कॉमर्स का एक कोएड कॉलेज होता था, सेठ मोतीलाल कॉलेज झुंझुनू के अंदर। तो वो भी फीस वाइज स्ट्रक्चर उसका ज़्यादा था। और ये गर्ल्स कॉलेज खुल रहा था जो कि वहाँ के झुंझुनू के जितने भी अग्रवाल फैमिलीज हैं, कम्युनिटीज, उन्होंने मिलके ये अपनी गर्ल्स, क्योंकि राजस्थान में भी गर्ल्स की स्टडीज़ के लिए बड़ा चैलेंज आता था, कोएड स्कूल में वो पढ़ाने नहीं देना चाहते थे लड़कियों को, तो उसके लिए उन्होंने कॉलेज स्टार्ट किया था। तो मैं और पापा नेक्स्ट डे की ट्रेन ली और हम वहाँ चले गए, रिजर्वेशन भी नहीं था, नॉर्मल बैठे और चले गए। एंड मम्मा नहीं गए मेरे साथ, मम्मा वॉज विद माई ब्रदर्स एंड मेरे ब्रदर्स ने भी मेरे लाइफ में एक्चुअली मेल्स और मेरे मतलब जितने भी मेल्स मेरे लाइफ में कनेक्टेड है ना, उनका बड़ा ही सपोर्ट और योगदान रहा है मेरी लाइफ में। सो गवर्नमेंट कॉलेज में गए और वहाँ पर एडमिशन लिया, एडमिशन मिल गया। अच्छा, कुछ उसके बारे में स्टडी नहीं किया था, क्या कॉलेज है क्या नहीं, ये पता था कॉमर्स है, एडमिशन ले लिया। अच्छा, अब रहना कहाँ है, रहने के लिए भी किसी ने वहीं पर ही कॉलेज के अंदर एक पियोन ने हमें बताया कि यहाँ पर एक संस्था और एक कम्युनिटी का हॉस्टल चल रहा है, जेबी शाह हॉस्टल था, कि आप उस हॉस्टल में आप ट्राई कर सकते हो। वहाँ पर स्टिल आई रिमेंबर देयर वाज 300 रुपीज़ का हमारा मंथली जाता था। wow. और ईयरली ओनली 3000 रुपीज़ डिपॉजिट करना था और 300 रुपये महीने वो चार्ज करते थे। तो जेबी शाह कॉलेज के अंदर हॉस्टल के अंदर हमने एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद हम पापा बैक टू रेणुकूट and my second phase of my journey started, my college journey started. एक चीज़ बताता हूँ, हमारे रियल एस्टेट में ना एक चीज़ बोलते हैं कि जिस ज़मीन के साथ आपकी किस्मत जुड़ी है वो या तो आपको मिल जाएगी या फिर आपको बुला लेगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मेरी ज़मीन ने मुझे बुला लिया। और आज अगर शायद मैं राजस्थान झुंझुनू नहीं जाती तो आज मैं शायद यहाँ नहीं होती। मैं ज़रूर, मेरे फादर ने तो यस कर दी थी उनको, मैं शायद मेट्रो सिटी में चली जाती, बट वहाँ वो चीज़ें नहीं होती जो कि मैंने झुंझुनू में अचीव किया कॉलेज में। अब कॉलेज में मेरे साथ वाइस वर्सा हो गया। रेणुकूट के अंदर आई वॉज अ गर्ल जिसको स्टेज फियर था, जो स्टेज पे नहीं जा सकती थी। स्टेज फियर ऐसा था कि जिस दिन स्कूल में थॉट ऑफ द डे बोलना होता था उस दिन मैं छुट्टी ले
मॉर्निंग में ही स्टमक एक होना शुरू हो जाता था। अब जब झुंझुनू गई, हॉस्टल में लड़कियों को देखा, कॉलेज में देखा, इंडिपेंडेंटली रहे, एक तो सबसे बड़ी चीज। मैक्सिमम गर्ल्स मैरिड गर्ल्स थी अच्छा। हॉस्टल के अंदर। फिर समझ में आया कि तो राजस्थान के बारे में जो सुना था ये तो टोटल ऑपोजिट है। यहाँ पर लोग कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता, सपोर्ट नहीं मैरिड वाली आ रही हैं। यहाँ तो इन लॉज भी सपोर्ट कर रहे हैं, मैरिड गर्ल्स आई हुई हैं, मैरिड गर्ल्स थी। अच्छा, लड़कियां जो थी वो उनके एसेंट भी अपने राजस्थानी वाले, और अपने आप में ना वहाँ एक अच्छी अलग सी स्पेस बन गई। हाँ। सब मुझे बोलने लगे यूपी वाली। हाँ। तो फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर में हॉस्टल की आपका एक्सेंट नहीं होगा ना, राजस्थानी एक्सेंट नहीं होगा। हाँ, और अच्छा उनके बीच में आई वाज द बेस्ट। अच्छा। तो मुझे वहाँ के वार्डन्स ने प्रेसिडेंट इलेक्ट किया। आई वाज द प्रेसिडेंट फॉर माय हॉस्टल। ये तो हॉस्टल की जर्नी थी। अब कॉलेज में फर्स्ट डे गई, मतलब लाइफ में ना वो कहते हैं ना, मेरे साथ एक सीरीज चले आ रही थी खतरों के खिलाड़ी वाली। अच्छा। कभी ना कहीं चैलेंजेस आने ही है, मतलब नॉर्मल लाइफ तो चल नहीं सकती। चैलेंजेस ये थी, कॉलेज में जब मैं गई, मैं अपनी बुक्स लेके गई, आई वाज सुपर एक्साइटेड, आई वाज वेटिंग फॉर द स्टूडेंट्स टू कम। 4 बच्चे बैठे हुए थे कॉलेज के अंदर, 4 लड़कियां बैठी हुई थी। एंड वी डिड एन इंडक्शन राउंड। हम आपस में इंट्रोडक्शन कर लिया। थोड़ी देर में प्रोफेसर आते हैं, बुक खोलते हैं। स्टिल मुझे तो अभी अकाउंटेंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं पता। उन्होंने हिंदी में पढ़ाना शुरू कर दिया। हिसाब बोलते हैं, हिसाब। पूरा बुक हिंदी में। अब वो अकाउंट्स हिंदी में पढ़ना वाज वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी। तो आपको ये पता ही नहीं था कि वहाँ ये हिंदी मीडियम है? मैंने सर्वे ही नहीं किया ना, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था। मुझे तो सिर्फ एडमिशन चाहिए था। कॉमर्स में, बीकॉम में एडमिशन मिल गया सरकारी कॉलेज में। हाँ। और उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं थी। पापा रिलैक्स्ड हो गए। पापा को भी नहीं पता एक्चुअली में क्या होना है, और मैंने पापा को कभी बताया भी नहीं कि मैं किस किस चैलेंजेस से गुजरी हूँ और कैसे वर्क। हिंदी में अपने पूरी उन्होंने हिंदी में पढ़ाया और मैंने इंग्लिश में बुक्स ली, क्योंकि मुझे समझ में। तो 3 साल मैंने अपनी सेल्फ स्टडी करी। ओह माय गॉड। कॉलेज मतलब स्टिल आई रिमेम्बर कि टाइम कैसे निकल गया, क्या हुआ, चीजें होती गई। बट जो भी हुआ इट वाज फॉर बेटरमेंट। उस समय रियल एस्टेट आ गया था दिमाग में? तब भी नहीं? नहीं, रियल एस्टेट तो लाइफ में कभी नहीं आया। हाँ। ये उस टाइम पे। अच्छा, मेरी सारी चीज़ें बहुत अर्ली स्टार्ट हो गई। मैंने 14 इयर्स की एज में क्लास 10th किया। 16 इयर्स की एज में क्लास 12th किया। आई एम 85। 2 साल पहले? 2 साल पहले। आई एम 85 बॉर्न। 14 इयर्स में 1999 में क्लास 10th किया। हाँ। और 2001 में 12th किया, और 2004 में मैंने अपना ग्रेजुएशन कर लिया। तो रियल एस्टेट तो तब तक भी कुछ नहीं था लाइफ में कि रियल एस्टेट में आना भी है। अब कॉलेज के अंदर मेरा कॉलेज स्टार्ट होता था 12:30। अच्छा, कॉलेज वाज लाइक कि जाओ या ना जाओ बराबर है, समझ में कुछ वैसे ही नहीं आता था। बट येस, आई वांटेड माई सेल्फ कि 100% अटेंडेंस लगे। सो अब मुझे स्टार्टिंग से ही था कि क्लास 6-7 से ही मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाह रही थी। तो यहाँ पर भी मुझे पता चला कि मेरी वजह से भैया ने स्टडीज़ छोड़ दी, क्योंकि यहाँ पर भी बेशक वो एक स्मॉल अमाउंट था। तो माई ब्रदर ही वॉज 3 years एल्डर टू मी। उन्होंने CA करना था भैया ने। तो बट वो क्या करते थे, कॉलेज नहीं था रेणुकूट में, वो इलाहाबाद रेगुलर अप एंड डाउन करके जाते थे, ऑलमोस्ट एवरी डे। हाँ, 4-5 hours एवरी डे। सो फिर मुझे लगा कि मैंने थोड़ा बहुत फैमिली को मैं भी हेल्प कर दूँ, सो डेट भैया कैन टेक एन एकोमोडेशन आउट देयर। मेरे को स्कूल, वहाँ पर हमारे ही कॉलेज हॉस्टल में एक छोटा सा प्री स्कूल था। तो मेरी लाइफ की जो जर्नी स्टार्ट होती है एज अ टीचर स्टार्ट होती है, नॉट ए रियल एस्टेट प्रोफेशनल। अच्छा, आपने प्री स्कूल तो में? मैं प्री स्कूल मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि 12:30 में मेरे कॉलेजेस स्टार्ट होते थे। मॉर्निंग वाला टाइम मेरे पास फ्री होता था। आप 3 घंटे तो पढ़ा मैंने लेते थे? मॉर्निंग में 7:30-8 o'clock की क्लास लिया। LKG के बच्चों को मैं पढ़ाती थी वहाँ पर। 1400 रुपीज़ अ मंथ मुझे मिलते थे। हाँ। और यहाँ से मेरी पहली नौकरी स्टार्ट होती है, जर्नी स्टार्ट होती है। That supported your brother to? Yes, उससे भैया को भी बहुत सपोर्ट मिला, मेरे एल्डर ब्रदर को भी बहुत सपोर्ट मिला, और यंगर को भी मिला सपोर्ट। और जब मैं घर गई तो फर्स्ट टाइम, मतलब दिवाली पे, आफ्टर माई कॉलेज फर्स्ट ब्रेक वॉज दिवाली ब्रेक, आई वेंट टू रेणुकूट। आई बाइड गिफ्ट्स फॉर माई फैमिली। आई वॉज सो सुपर एक्साइटेड। घर पे जाते ही बहुत डांट पड़ी मम्मी ने कि तुमने ये पैसे खर्चे कहाँ से लाए। मैंने पेरेंट्स को बताया नहीं, फिर मैंने पापा को बताया। अच्छा, पापा वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, मैं उनको सब बताती थी। He was very supportive. वेरी सपोर्टिव टू मी, आई वॉज वेरी क्लोज टू हिम। सो मैंने पापा को बताया कि मैंने ऐसे ऐसे स्कूल स्टार्ट कर लिया है। देन ही सेड कि
बेटा अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, तुम्हें पता है तुम्हारे वो मत साइंस मिस में भी कर अच्छे देना, मार्क्स हाँ। नहीं आए, हम तुम्हें साइंस भी नहीं दिलवा पाए। तब अब भी नहीं यहाँ बताया पर आपने। ऐसा ना हो कि सब कुछ ना बैक हमारे ऊपर ही आ जाए और सारी चीज़ें, मतलब फैमिली भी फिर यही कहने लगी कि योर डिसीजन वाज रॉन्ग। आई हैव फुल ट्रस्ट ऑन यू कि you're not। तब भी आपने फादर को नहीं नहीं, बताया नहीं, था? वो तो बाद- मैंने अभी बहुत बाद में। रिसेंटली बहुत कुछ टाइम पहले 2019 में मैंने पापा को बताया था। व्हेन वी ऑल सिबलिंग, मैंने अपने ब्रदर्स को भी नहीं बताया। मैं बड़े भैया इज़ वेरी क्लोज टू मी, तो मैंने पापा को बताया, आई सेड नहीं पापा, आई विल मैनेज। उस समय किसी को नहीं बताया कि हिंदी मीडियम है, इंग्लिश पढ़ाई हो रही है, मैं अपना सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। आई डिडंट वांटेड कि अब वो और परेशान हो, स्ट्रेस हो, परेशान हो, मैं नहीं चाहते थे। तो कॉलेज भी हो गया इस तरीके से धीरे धीरे करके। लास्ट ईयर कॉलेज का था। अब अच्छा, मेरे कॉलेज में 4 लड़कियां तो पहले दिन आई थी, बाद में टोटल जो स्ट्रेंथ बढ़ थी गई, कॉलेज बढ़ की गई। 11, नहीं सिर्फ 11, हम पूरे 3 साल सिर्फ 11 गर्ल्स थे एक आपके सेक्शन क्लास में? मेरे क्लास में नहीं, वो सेक्शन ही फर्स्ट ईयर के अंदर ही 11 थे, सेकंड में भी 11 और थर्ड में भी 11। Oh my God. We were a cricket team of 11 हाँ। and still we are connected। और उनका मेन एम जो उस कॉलेज में आने का था कि they wanted to study till they get married। Okay. तो वो उनके पेरेंट्स ने मिलके वो कॉलेज को सपोर्ट करके वो कॉलेज ओपन कर लिया था। Wow. सो लास्ट ईयर था, मैंने अपने लेक्चरर से पूछा, उसने बोला कि बेटा आपका विजन क्या है, आप क्या करना चाहते हो? मैंने कहा सर मुझे पता ही नहीं है, एंड आई वुड बी रिक्वायरिंग सपोर्ट फ्रॉम यू एंड गाइडेंस फ्रॉम यू कि व्हाट एग्जैक्टली शुड आई डू। तो बोले बीकॉम के बाद आप एक काम करो, MBA करो। अच्छा। आप MBA करिए और एंट्रेंस की अभी एग्ज़ाम्स के पेपर्स निकलने वाले हैं एग्ज़ाम्स के लिए, वो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में अप्लाई करो सो दैट यू कैन गेट एडमिशन इन गुड गुड कॉलेजेस। फिर उसके बाद आपने MBA का एंट्रेंस दिया? यस, MBA अच्छा। का एंट्रेंस भी दिया, सिलेक्शन भी हुआ और टॉप 100 रैंकिंग में भी आई, और MBA नहीं किया। और MBA क्यों नहीं किया? मैं क्लास फाइनल का जब हमारा एग्ज़ाम था, प्रोफेसर से उसके, डिस्कशन हो गया, कॉलेज का हाँ। फाइनल का एग्ज़ाम, प्रोफेसर से डिस्कशन, होली टाइम पे अपने घर गई, ओके। होली वेकेशन पे घर पे गई, डिस्कस किया पापा से। भैया वाज लाइक कि तुम्हें MBA करना ही है, MBA करके आपको अच्छी कैंपस प्लेसमेंट मिल जाएगी, और अब तो जो हमारी जर्नी थी वो ऑलमोस्ट वी आर वेरी नियर, सारी चीज़ें तो हो ही गई हैं मैनेज, अब आप अपना MBA करो और फ्यूचर, मतलब अब आपका, आई कैन सी द ब्राइट फ्यूचर ऑफ योर्स। पापा वाज लाइक कि मैंने सारी वर्किंग कर ली है MBA के कॉलेज में। MBA एंट्रेंस में जब एग्ज़ाम्स में कटआउट आया, लिस्ट आई, एंड एग्ज़ाम्स एंट्रेंस क्लियर किया और कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया। नहीं करना था, फीस स्ट्रक्चर देखा, वो आपने खुद देखा? मैंने देखा, किसी को नहीं बताया। हाँ। और फिर मैंने घर पे पापा को कहा कि मुझे एयर हॉस्टेस बनना है। हैं? ये कहाँ से आया? मैंने मेरे कॉलेज के आपको सामने, लगा उसमें पैसे ज्यादा हैं? नहीं, मेरे कॉलेज के सामने एक बुक स्टॉल हुआ करती थी, हाँ। तो वो बुक स्टॉल पे, वो झुंझुनू वाले कॉलेज? झुंझुनू वाले कॉलेज के सामने बुक स्टॉल थी, और मैं रेगुलर उस बुक स्टॉल पे जाती थी चेक करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर ना वो फॉर्म्स निकले हुए होते थे, दिल्ली पुलिस के फॉर्म है, राजस्थान लेडीज़ पुलिस के फॉर्म है, टीचर्स के फॉर्म है। उसी में एक दिन मुझे फ्रैंकफिन का फॉर्म दिख गया। अच्छा। और उस फॉर्म के नीचे लिखा हुआ था 100% जॉब असिस्टेंस। उस लैंडलाइन नंबर पे कॉल किया, पूछा, तो उन्होंने बताया कि वी प्रोवाइड यू 100% जॉब असिस्टेंस। जैसे आज की डेट में हम डेवलपर्स कहते हैं ना 100% लीज असिस्टेंस, गारंटी वर्ड यूज नहीं करते, बट उनका वो असिस्टेंस एक्चुअली मेरे लिए वो सक्सेसफुल रहा। सो घर पे डिस्कस किया, सारी फैमिली बैठी हुई है, जिसमें मेरे रिलेटिव्स भी आए हुए हैं, क्लोज रिलेटिव्स भी हैं, कुछ नेबर्स भी हैं। इसके लिए डिसीजन होली के लिए नहीं, होली के लिए सॉरी, होली के लिए वी वर सिटिंग टुगेदर। तो सबने पूछा कि अब तो तुम्हारा कॉलेज पूरा हो गया, पहले तो तुमने पापा को डिससेटिस्फाई कर दिया, वो चाहते थे तुम डॉक्टर बनो, तुम डॉक्टर नहीं बनी, अब तो MBA कर लोगे ना। और मैंने सबके सामने कहा नहीं, मैं MBA नहीं कर रही, तुमने तो एग्ज़ाम किया था, मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उस समय तक रिजल्ट नहीं आया था, उसके बाद रिजल्ट आया था। तो मैंने कहा हाँ, बट अब मैं MBA नहीं कर रही। तो माई वेरी क्लोज चाची, शी आस्क्ड मी, क्या करना है, शादी कर दें तुम्हारी, घर भेज दें, दूसरे घर जाओ, अब तो तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। मैंने कहा नहीं चाची, मुझे एयर हॉस्टेस बनना है, मुझे ना ऊपर फ्लाई करना है, उड़ना टॉप पे। मैंने कहा पापा कहते थे ना ऊंचा, तो बस उससे ऊंचा तो कुछ है ही नहीं। सब मेरी तरफ देखे। अच्छा, उसमें से मेरी 3 कजिन्स जोर से हंसने लगे
कि ये क्या बात कर रही है? बोली यू चीपो, तुम्हें लगता है तुम एयर होस्टेस बन जाओगे? वाह, एयर होस्टेस के लिए दे रिक्वायर ब्यूटीफुल टॉल गर्ल्स, गुड पर्सनालिटी, गुड कम्युनिकेशन, एंड डू यू फील रियली तेरा सिलेक्शन भी नहीं होगा? 5 फुट 2 इंच की तो उनकी मिनिमम हाइट क्राइटेरिया है, 5'5" की गर्ल्स चाहिए होती है, तुम्हारी तो वैसे ही 5 फुट 2 इंच है। कौन लेगा तुम्हें? पहले देखा है? मैंने कहा कोई नहीं, करेंगे। बनना है। अच्छा, एक चीज और थी लाइफ में विपिन जी, लोगों ने मतलब चैलेंजेस, मैंने सारे वो चैलेंजेस एक्सेप्ट किए। जो लोग बोल रहे नहीं होगा, नहीं हो सकता। फिर सब चले गए, पापा और मैं बैठे हुए। भैया वॉज नॉट हैप्पी विद माई डिसीजन। भैया को लगा आई वॉज जोकिंग, मजाक चल रहा है। मैंने कहा नहीं भैया, आई एम वेरी सीरियस, क्योंकि मैंने उसकी पूरी R&D कर ली थी। उस समय फ्रैंकफिन, आज की डेट में तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आ चुके हैं, उस समय 2004 के अंदर फ्रैंकफिन आया था, और उसका आज की डेट में तो वो 1 ईयर 2 ईयर के कोर्सेज देते हैं, बट उस समय सिर्फ 21 दिन का कोर्स था और 21,000 रुपए थे। तो आपको लगा इतने कम पैसे में जॉब असिस्टेंस मिल रही, मेरा एंड रिजल्ट तो मुझे मेरा सक्सेसफुल हो जाऊंगी मैं, नौकरी मिल जाएगी, काम करूंगी, पापा की सपोर्ट करूंगी, हेल्प करूंगी, फैमिली को सपोर्ट करूंगी। तो पापा ने कहा, अच्छा पापा को नहीं पता यार हॉस्टेस क्या होता है, उनके हिसाब से तो मेरी बेटी हवाई जहाज चलाएगी। हाँ, मैंने कहा पापा ये चलाऊंगी, ये नहीं बताया कि सर्विंग करूंगी। तो यहाँ से ये 2-3 दिन के वेकेशंस फिनिश हुए, आई वेंट बैक टू माई कॉलेज। दोनों फॉर्म्स भरे, MBA का भी भरा था और एयरलाइंस का भी भरा। एयरलाइंस के फॉर्म, मतलब नॉट एयरलाइंस, आई वुड से फ्रैंकफिन का फॉर्म। अच्छा, फ्रैंकफिन को तो वो इंस्टीट्यूट था, ये भी नहीं पता था वो इंस्टीट्यूट है, ज़्यादा नॉलेज थी नहीं, इंस्टीट्यूट था, तो वो तो 100% कॉल आना था। एडमिशन इंटरव्यूज़ के लिए उन्होंने जयपुर इन्वाइट किया था, तो जयपुर जब मैं गई तो आई सॉ लॉट्स ऑफ कैंडिडेट स्टूडेंट्स वर देयर फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए आई टुक माई पापा अलॉन्ग विद मी, कोई और मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रहा था। फादर को कॉल किया, पापा को बुलाया, अकेले जाने की हिम्मत नहीं थी, डर भी बहुत लगता था कि यार अब झुंझुनू से जयपुर अकेले कैसे जाओगे। पापा को बुलाया, पापा आए, वी वेंट फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस एंड समहाउ गॉट सिलेक्टेड। एग्ज़ाम मेरी ख़त्म हो गई थी, कॉलेज के रिजल्ट्स अवेटेड थे, एग्ज़ाम्स हो गए थे, वहीं MBA के रिजल्ट्स अवेटेड थे, दोनों रिजल्ट साथ साथ आए। ये इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया, MBA में भी मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो गया, 2 कॉलेजेस में अप्लाई किया था वो भी हो गया। समहाउ मैंने कहा कि फैमिली ने बहुत बार बोला, सबने बहुत बार बोला कि गो हेड विद MBA। फ्रैंकफिन में भैया, बिकॉज भैया वॉज डूइंग हिज M.Com दैट टाइम, तो उनको चीज़ों का भी आइडिया था। मुझे कह रहे हैं आई टोटली एक्सेप्ट कि तुम्हें उसने जो कमेंट किया दैट वॉज नॉट गुड, बट ट्रस्ट मी रेनो, don't go ahead with MBA, don't play with your career, we are there to support you. Now I'm also earning, भैया was also doing his part time job, तो भैया कह रहे थे कि मैं भी सपोर्ट करूंगा, पापा भी करेंगे, और अब पापा का रिटायरमेंट 2005 में पापा को रिटायरमेंट आना था कि पापा का रिटायरमेंट क्लोज है तो विल गेट हैंडसम अमाउंट, और हम कुछ एडवांस भी, पापा की ग्रेजुएटी में से एडवांस हम कुछ उठा लेंगे कंपनी से, तो डोंट वरी अबाउट दिस। और जिस दिन 2 साल में आपका MBA कंप्लीट होते ही सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, बैक टू ट्रैक, एक बहुत अच्छी लाइफ आएगी और आपका करियर बहुत अच्छा बन जाएगा। नहीं, डिसाइडेड 21,000, एक तरफ 21,000 रुपये, एक तरफ मुझे 2 साल के 10 लाख रुपीस, वो दोनों में से चूज करना था, तो 21,000 बहुत इजी लगे। और उसमें मुझे, मेरे दिमाग में सिर्फ एक टैगलाइन थी, 100% जॉब असिस्टेंट। तो जॉब मिल गई आपको? जॉब मिल गई। अच्छा। इंटरव्यू हमारा इसकी ट्रेनिंग हुई दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली के अंदर सिद्धार्था पूषा रोड, आई स्टिल रिमेंबर, पूषा रोड पे सिद्धार्था होटल में हमारी 21 दिन की ट्रेनिंग हुई, एंड देयर वर चिल्ड्रंस अक्रॉस पैन इंडिया, सारे बच्चे आए थे। आज उसमें से मेरी एक अच्छी फ्रेंड भी बन गई है जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ही है। वो उसने भी मेरे साथ वहीं पर ही ट्रेनिंग करी थी। ट्रेनिंग का 21 डेज ट्रेनिंग के थे। 23rd डे में बीच बीच में मुझे हमें ना वैकेंसीज भेज रहे थे, हमारे पोर्टल पे वैकेंसीज आती थी, जो भी एयरलाइंस की ओपनिंग होती थी। हम सैनिक फार्म्स जाते थे, एक्सिस फार्म्स, सैनिक फार्म्स में एक्सिस फार्म्स था, जहाँ पर एसेक्स फार्म, जहाँ पर हम IIT पे, यस, जहाँ पर हमारे इंटरव्यूज होते थे। तो मैं फर्स्ट इंटरव्यू में गई, सेकेंड में गई, समहाउ नहीं हुआ। 3rd इंटरव्यू हमारा एयरपोर्ट पे ही था, डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे था, पालम में। तो ये था 24th day of my training and I got selected. Wow. And I was 24th day of my training. 21 दिन में ट्रेनिंग खत्म हुई। सारे घर वाले खुश हो गए होंगे। Everyone was so happy, so happy. पापा सब जगह मिठाइयाँ बांट रहे थे, was like कि मेरी डॉटर तो अब हवाई जहाज चलाएगी।
सो एयरलाइंस की जॉब मेरी सेकंड जॉब हुई. पहले टीचर थी, अब एयरलाइंस हुआ. एयरलाइंस के अंदर वीवो 4-5 कितने साल काम किया आपने? कॉन्ट्रैक्ट, उस समय कॉन्ट्रैक्ट होता था, एग्रीमेंट अच्छा, होता था. ओके. हमने 2 साल का साइन किया था, बट मैंने सेकंड मंथ की भी सैलरी नहीं ली थी. अच्छा, सेकंड मंथ में हमने छोड़ दिया था. कारण? उसका कारण मेरे लाइफ में, मतलब अगर वो भी एक कारण, जैसे मेरा कॉलेज शिफ्ट होना, झुंझुनू जाना, और फिर ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा रीज़न रहा आज मेरे यहाँ पर होने का. डेस्टिनी थी. वहाँ पर देवर, यस आई वुड से इट एज अ डेस्टिनी. और एक हम 4 गर्ल्स एक रूम शेयर करते थे, और मेरी इनिशियल ट्रेनिंग ग्राउंड पे ही थी. गर्ल्स हु आर लिसनिंग, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज ऑल्सो, कि उनको स्मोक, ड्रिंक्स, पार्टी सब कुछ चाहिए होता था. कॉमन है ठीक दिल्ली वालों में. बट सॉरी फॉर मी इट इज़ नॉट कॉमन. ना मैंने आज तक स्मोक किया, ना ड्रिंक किया, ना मेरी फैमिली में कोई करता है. तो मेरे लिए बहुत अनकॉमन था. पार्टीज़, हमारे रूम में पार्टीज़ होना, लाउड म्यूजिक, गोइंग आउट. उस समय वसंत विहार क्लब होता था जहाँ पर लोग पार्टीज़ के लिए जाते थे. तो दे ऑफर्ड मी ऑल्सो, बट समहाउ मैं कंफर्टेबल ही नहीं होती थी. तो वो उनका एक ही टॉन्ट होता था मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, कहाँ से ये छोटे शहर वाली ये बहनजियाँ आ जाती हैं, नौकरी कौन दे देता है नौकरी इनको. इनकी लुक्स को देख के तो लगता ही नहीं है यार हॉस्टल्स है, और इनकी हरकतें देख के तो बिल्कुल ही नहीं लगता है. इंडस्ट्री गलत, ग्लैमर गलत इंडस्ट्री में इन्होंने ज्वाइन कर लिया है. अच्छा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, आप कब तक सुनोगे? इट वॉज टू मच. वन डे आई फॉट विद अ गर्ल एंड आई सेड, अच्छा उसके 3 दिन बाद मुझे घर जाना था. मेरी टिकट्स थी रक्षाबंधन के लिए. तो मैं घर चली गई होम टाउन, और मैं फिर वापस नहीं आई उस जॉब के लिए. किसी को कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया कि चेंज करना नहीं, छोड़ना है, क्या करना है. मैं वापस एयरलाइंस नहीं गई. हाँ. और घर गई. घर के 5 दिन के वेकेशंस के लिए मैं गई. वहाँ से मेरी रियल एस्टेट जर्नी शुरू होती है. मैं 5 डेज़ के वेकेशन के लिए गई. तो my family was very excited, first job, and that too I was earning, that time I was earning salary in 5 figures. मतलब मेरी समझ गया. 14-15 हज़ार रुपए की सैलरी थी. That was a very big thing. A big thing. 3 figures, sorry. 15 हज़ार रुपए की सैलरी मैं अर्न कर रही थी, और वो बहुत बड़ा अमाउंट था हमारे लिए. तो सब बहुत खुश थे घर पे जब मैं गई. अब मैं किसी को बता नहीं पा रही थी कि मैं वापस नहीं जाना चाहती. अच्छा, अगर ये मैं बता दूं मुझे वापस नहीं जाना, फिर झाड़ेंगे तो वो मुझे जाने नहीं देंगे. हाँ. और फिर मैं अपनी फैमिली को तो बिल्कुल भी लेट डाउन नहीं करना चाहती थी. 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, मैं बहुत अपसेट थी. मम्मा पूछती हैं, भैया पूछते हैं, अरे क्या हुआ? समझ में आना शुरू हो गया. हाँ, कि अच्छा तुम्हारी टिकट्स तो हैं, कब जा रहे हो वापस? अच्छा ठीक है, 1 आधे दिन और रुक जाओ. मैं वाज लाइक यस यस मम्मी, 2 दिन और रुक जाती हूँ. तो मम्मी कहती है कि नहीं, तुम रुकने वालों में से तो नहीं हो, क्या हुआ? मैंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ. उस समय फ़ोन भी नहीं होते थे, तो कोई कांटेक्ट भी नहीं कर सकता था. हाँ. घर का ही एक लैंडलाइन नंबर डाला हुआ था, और एक कज़न जो मेरे दिल्ली में रहते थे उनका नंबर मैंने दे रखा था. उन भैया को मैंने बता दिया था कि मैंने कहा भैया अगर फ़ोन आएगा तो प्लीज़ आप ना रिस्पॉन्ड नहीं करना, रॉन्ग नंबर बोल देना. मैं टाइम्स एसेंट की जॉब देख रही थी. हमेशा वेडनेसडे, थर्सडे को टाइम्स एसेंट की जॉब्स निकलती थी रिक्रूटमेंट की. उसमें मुझे 2-3 जॉब्स दिखाई थी. एक जॉब थी रिसेप्शन की जॉब सीनियर बिल्डर्स के लिए. अच्छा, गुड़गांव, दिल्ली. अच्छा दिल्ली सीनियर बिल्डर्स. ओके. मैंने अप्लाई किया. अच्छा, अप्लाई करने के लिए उन्होंने सीवी मांगा. मैं साइबर कैफ़े गई, अपना सीवी निकाला, क्योंकि पहला सीवी मेरा एयरलाइंस का था. मैंने सीवी निकाला प्रॉपर एज अ फ्रेशर. अच्छा, वो जॉब भी ऐसा मेरा सीवी गया मैनेजमेंट के पास. वो मतलब रिसेप्शन पे सीवी पहुंचा, और वो इतना मोटा एनवेलप और जॉब एप्लीकेशन लिखा हुआ था. जो कंपनी के चेयरमैन थे वो रिसेप्शन पे आ रहे थे. ही आस्क्ड द रिसेप्शनिस्ट कि ये क्या है? बोले सर जॉब एप्लीकेशन है. बोले इतनी हैवी, मैंने आज तक नहीं देखी जॉब एप्लीकेशन, कहाँ से आई है? नीचे देखा रेणुकूट लिखा हुआ है. तो उसको बोला कि ये मेरे रूम में लेकर आ जाओ. मतलब ये डेस्टिनी थी मुझे दिल्ली में आना वापस. और मेरे पास मैंने उसमें एक लैंडलाइन नंबर लिखा हुआ था. दैट वाज नियर आर पीसीओ वेयर वी वर स्टेइंग. तो मैंने पीसीओ वाले भैया को बोला था कि मैं आज जॉब अप्लाई कर रही हूँ, और हो सकता है कोई कॉल आएगा तो आप मुझे बुला लीजिएगा. ठीक है. पहले दिन तो कोई कॉल नहीं आया, सेकेंड डे कॉल नहीं आया, थर्ड डे कॉल आता है. भैया आते हैं मुझे बताने के लिए कि कॉल आया, क्योंकि वो यहाँ से ना मैंने वो स्पीड पोस्ट भी नहीं कराया था. एक नॉर्मल 5 रुपए की टिकट लगा के वो एनवेलप कुरियर में डाल दिया था. आई डिडंट वांटेड टू वेस्ट 25 रुपीज आल्सो. तो
मेरे पास कॉल आता है। अच्छा, मेरे ज्वाइन करने के बाद मेरे चेयरमैन ने मुझे बताया कि मैंने तुम्हें क्यों रिक्रूट किया। अच्छा। उसके मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा सर आपके पास तो सीवीज बहुत आए बहुत सारे आए होंगे, हैं। मुझे भी बहुत क्यूरियोसिटी थी कि मुझे पहले इंटरव्यू में सिलेक्शन क्यों हुआ। हाँ। तो मेरे पास जॉब का कॉल आया। अच्छा, कॉल भी चेयरमैन ऑफिस से आया और विजय दीक्षित जी ने मुझे कॉल किया, आज वो भी सुन रहे होंगे। तो मेरी रियल एस्टेट की जर्नी, आई एम रियली थैंकफुल टू दीक्षित जी ऑल्सो कि वॉट एवर आई एम बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ही हैज गिवन मी द अपॉर्चुनिटी टू जॉइन दिस इंडस्ट्री। क्यों वो मैं आपको बता, पहले तो कॉल बहुत इंटरेस्टिंग था, आप सुन के शॉक्ड हो जाओगे, जो सर भी बहुत हैरान हो गए। कॉल किया कि हेलो मैं विजय दीक्षित बोल रहा हूँ सीनियर बिल्डर्स से। आई स्टिल रिमेंबर हिज वर्ड्स, इट्स स्टिल इन माय आप जानते नहीं थे कि कौन है? ही सेड मैं चेयरमैन बोल रहा हूँ कंपनी। मैंने कहा इट्स ओके। देन ही सेड कि मैंने आपका ये सीवी देखा है, आपने रिसेप्शन के लिए अप्लाई किया है। मैंने कहा यस सर मैंने अप्लाई किया है। तो बोला आप ना इंटरव्यू के लिए आ जाओ। मेरी टिकट 4 दिन बाद की थी, उन्होंने कहा आप इंटरव्यू के लिए आ जाओ। मैंने कहा ठीक है मैं 4 दिन बाद आऊँगी इंटरव्यू के लिए, मैं रेणुकूट में रहती हूँ। ही सेड कि नहीं आप कल ही इंटरव्यू के लिए आ जाओ। मैंने कहा कल मैं आऊँगी, मेरी टिकट मुझे कैंसिल करानी पड़ेगी। बोलो मैं कर दूंगा। नहीं वो मैं नहीं करूँगा, मेरी किस टिकट। तो बोल रहे अगर आपको जॉब चाहिए देन यू हैव टू कम। मैंने कहा कंफर्मेशन कि आप मुझे जॉब दे दोगे। तो दिस वाज काइंड ऑफ डिस्कशन वी वर हैविंग ओवर कॉल। आप इंटरव्यू ले रहे थे? मैं अभी थोड़े टाइम पहले लास्ट ईयर आई मेट दीक्षित जी। उनका बर्थडे 31 मई को होता है, तो वो मैं उनके बर्थडे पे उन्होंने इनवाइट किया था, मैं और मेरे हस्बैंड गए थे। तो ही वाज टेलिंग दिस स्टोरी टू माय हस्बैंड आल्सो कि मैंने कॉल किया, उसने बोला कि मुझे जॉब कंफर्मेशन दो। तो ठीक है, ही सेड कि देखो मैं कंफर्मेशन तो नहीं दे सकता, आके इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा, बट 99% कंफर्म कर देता हूँ कि अगर हमारे क्राइटेरिया के आप मैच करते हो तो विल सिलेक्ट यू। ठीक है, मैंने पापा को बोला, मैंने पापा वो टिकट कैंसिल करानी है, कैंसिल हुई। अच्छा हमें नेक्स्ट डे रिजर्वेशन नहीं मिला। अच्छा पापा वॉज माई सुपर हीरो, जहाँ मैं बोलूँ वहाँ वो मेरे साथ चल देते थे। तो मम्मी भी बोलना शुरू हो गई। अच्छा पापा को मैंने बताया, मैंने कहा कि पापा कह रहे टिकट्स तो है। मैंने कहा पापा वहाँ ना एयरलाइंस में जल्दी बुला लिया है। घर पे किसी को पता ही नहीं था कि मैंने जॉब छोड़ दी है। अच्छा ट्रेन के अंदर पापा को पूरी स्टोरी बताई। मैंने कहा ऐसे ऐसे लड़कियां हैं, मुझे बहुत परेशान करती हैं। एंड फादर वाज लाइक कि तुमने घर पे क्यों नहीं बताया। मैंने कहा पापा मैं नहीं बता सकती थी, और मैं कोशिश कर रही थी, जॉब अप्लाई कर रही थी, और मैंने कहा किसी को भी नहीं बताया, आई हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब। आप भी मत बताओ, जॉब मिलने तो फिर बताना। तो मैं और फादर पहुंच गए रेलवे स्टेशन से हमने बसेस चेंज कर आके 1 by 1 शांति निकेतन आए। हम सुबह 4:30 पहुंच गए थे क्योंकि मेरी रात की ट्रेन थी। कुछ टाइम तो हमने रेलवे स्टेशन पे स्टे किया, फिर हम 4:30 5 o'clock हम शांति निकेतन पहुंच गए। इंटरव्यू के मेरा 9 o'clock 10 o'clock था। अब नॉक किया, गार्ड था। हाँ मैंने अब बाहर कहाँ बैठूँ मैंने नॉक किया, मेरे गार्ड भैया थे, और आई रिमेंबर द नेम ऑफ द गार्ड ऑल्सो, ही वॉज प्रहलाद अंकल। मैंने अंकल को बोला, नॉक किया, बोला कि यस। मैंने कहा इंटरव्यू के लिए। बोला ऐसे फोन उठाते ये टाइम है। बोला बेटा नहीं घड़ी थी, सॉरी फोन नहीं था, घड़ी। बेटा टाइम देख रहे हो कितने बजे है। मैंने कहा अंकल इंटरव्यू तो मेरा 10 बजे है, बट हम आ गए, अब मेरे पास कोई जगह ही नहीं है रहने के लिए, मैं कहाँ जाऊँ। तो आप कोई बात नहीं, आई कैन स्टे, वी कैन सिट आउटसाइड। फिर वो पापा को भी देख के थोड़ा ही सेड कि नहीं नहीं आप अंदर आ जाओ। तो उनका बेसमेंट में ऑफिस होता था। हम बेसमेंट में नीचे अंदर आके बैठे रहे। फिर उन्होंने चाय ऑफ़र करी, पापा को बोला कि ब्रेकफास्ट कुछ करोगे। फिर उसने ऊपर सर को भी इन्फॉर्म कर दिया। सर भी बहुत क्यूरियस थे, एक्साइटेड थे मिलने के लिए। भाई इस लड़की से तो मैं मिलना चाहता हूँ। हाँ, जो पहले जॉब गारंटी मांग रही। तो और सुबह पहुँच भी गई है। फिर सर का नॉर्मल टाइमिंग होता था 10:30 आने का। सर 9 o'clock उस दिन आ गए। हमारे लिए बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट रखवाया। आई वाज सो हैप्पी टू सी द ऑफिस। बहुत अच्छा ऑफिस था उनका 1 by 1 शांति निकेतन में। बेसमेंट में ऑफिस, ग्राउंड फ्लोर पे वो रहते थे, और इट वाज अ 3 floor बिल्डिंग्स। सर ने इंटरव्यू के लिए बैठे, बात करी उन्होंने पापा के साथ। पापा भी मेरे साथ अंदर गए इंटरव्यू के लिए। उन्होंने पूछा, मैंने बताया कि मैं ऐसे एयरलाइंस जॉब में हूँ, बट समहाउ आई डोंट वांट टू जॉइन बैक, और घर पे किसी को नहीं पता है अपार्ट फ्रॉम माय डैड। देन ही सेड ओके आपको क्या आता है। मैंने कहा बताओ क्या करना है। रिसेप्शन का जॉब पता है। मैंने कहा नहीं पता। तो मैंने कहा क्या करना होगा, तो कॉल्स वगैरह। मैंने कहा ऑफ कोर्स आई कैन टेक कॉल, आई लव टॉकिंग पीपल, मुझे अच्छा लगता है बात करने में, कॉल्स ले सकती हूँ। टाइप करना आता है। अच्छा टाइप करना तो नहीं आता था, कंप्यूटर स्कूल में चलाए नहीं थे, और
बीच में जब मैं वेकेशन पे घर गई थी एक बार 15 दिन की टाइपराइटर के थ्रू टक 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 वो सीखा था, कोर्स किया टाइप राइटिंग सीखी थी, क्योंकि मुझे एक जॉब एसएससी की जॉब के लिए अप्लाई करना था, तो वो सीखा था। उस जमाने में वो करते थे, मैंने भी 8वीं 10वीं में किया हुआ है काम। अच्छा, वो टाइप राइटिंग के वो टिक 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 की आवाज आती है ASDF ऐसे करके। तो टाइप राइटिंग करी हुई थी, कंप्यूटर नहीं आता था। हाँ, उन्होंने मुझे बोला दीक्षित जी ने कि रेनू एक लेटर टाइप करके ले आओ। मैंने कहा ओके, कर लेते हैं टाइप। मैंने कहा यस सर, कहाँ करना है? बोला आप, उनकी सखी थी कि आप इनको लेके जाइए, कंप्यूटर दे दीजिए और शील टाइप अ लेटर। मीनवेल पापा को बोला कि आप रिसेप्शन पे तसल्ली से वेट कीजिए। लेटर टाइप हो गया। नहीं, लेटर टाइप कंप्यूटर चलाना नहीं आता। सॉरी, कंप्यूटर रखा हुआ है, अब वो ऑन कहाँ से करना है? हाँ, अच्छा, वो सेक्रेटरी ने हेल्प नहीं की? नहीं, उसने तो कंप्यूटर छोड़ के, अब मैंने कहा ना मुझे लेटर आता है, हाँ, तो वो तो कंप्यूटर देके चली गई, कर लो टाइप ऑफ लेटर। हाँ, अब अच्छा, स्टाफ स्टार्ट हो गया था मॉर्निंग में 10 o'clock आने, हाँ। स्टाफ स्टार्ट हो गया था। एक प्रोजेक्ट का लड़का था जो बहुत नेक्स्ट उस सीट पे बैठा हुआ था, आपने बोला on वो कर नहीं, दे। वो मुझे देख रहा था, मुझे कह रहा है न्यू हो। हाँ। एंड हैदर, आई एम रियली मिसिंग यू ऑल्सो। मैं बहुत कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी, बट समा मुझे हैदर मिला भी नहीं। मिल जाएगा। मैंने इस पे फेसबुक पे भी देखा, मिला नहीं वो लड़का। तो हैदर ने बोला चलाना नहीं आता। मैंने कहा नहीं आता। हाँ, तो बोला कैसे, क्या करना है? मैंने कहा लेटर टाइप करना है। हाँ। बोला ओके। बोला ये नीचे से बटन प्रेस करो, कीबोर्ड ऑन करके सारी चीज़ें हो गई। अब मैं A B ऐसे ऐसे करके टाइप करूँ, वो लेटर मुझे नहीं लगता एक पूरे दिन में भी 24 आवर्स में भी टाइप हो जाए। उसने मेरी हेल्प करी और टाइप और हो वो गया। टाइप हो गया। 5 मिनट के अंदर लेटर लेके मैं अंदर चली गई। अंदर गई, सर ने को दिखाया, एंड ही वाज लाइक कि Very अच्छा, वेरी गुड। नहीं, वो मुझे कैमरे में देख रहे थे कि मैं नहीं कर रही हूँ। जो उन्होंने मुझे बताया भी, हाँ। दीक्षित जी ने मुझे बताया कि ही न्यू दैट आई एम नॉट डूइंग इट। बोलो बट यू वर सो कॉन्फिडेंट एंड यू डिडंट सेड नो आल्सो, एंड दैट वाज द क्वालिटी आई लाइक्ड इन यू। That's why I hired you. दैट्स व्हाई आई हायर्ड यू। उस दिन उन्होंने मुझे हायर कर लिया, जॉब दे दिया। बोला अपने पापा को आप अंदर बुला के ले आइए। If you don't mind, क्या सैलरी थी? 4,000 rupees. Wow. From 15,000, I was back to 4,000 4,000. rupees. So, This but was 2004. 2004, that was my first real estate journey started. हाँ, फादर से पूछा कहाँ रहते कहाँ हैं आप लोग? ही सेड कि हम तो रेणुकूट से आ रहे हैं। अब रहेंगे। बोले कि ये ना दिल्ली में फिट नहीं हो पाएगी ये लड़की, ये तो बहुत ही मतलब दिल्ली को समझने में इसको टाइम लगेगा। हाँ, और कैसे रहोगे आप लोग? कोई रिश्तेदार है आपका? कोई नहीं। पापा ने कहा नहीं, एक रिश्तेदार है, उसको तो हमने ऑलरेडी 20-25 दिन हम उनके घर रह चुके हैं जब इसने ट्रेनिंग करी थी। अब हम उन्हें दोबारा तंग नहीं कर सकते। जब फैमिली हेल्प नहीं करती तो हम किसी रिलेटिव से कैसे सपोर्ट लें? और जो एयरलाइंस वाला था, मैंने तो अपना बैग पैक करके मैं घर चली गई थी कि वहाँ तो दोबारा जाना ही नहीं है। लोगों ने मुझे कॉल भी किए, भैया के पास कॉल्स भी आए समय। तो उन्होंने कहा, फिर 5 मिनट बैठे, देन ही स्पोक टू समवन, ही कॉल्ड हिज वाइफ कल्पना मैम, और फिर इनकी आपस में डिस्कशन है। मुझे कहते हैं कि टिल द टाइम यू फाइंड एन एकोमोडेशन यू कैन स्टे विद अस। Wow. ठीक है, विद अस? मैं कहा ओके, कहाँ? बोले कि नॉट विद अस, इन दिस बिल्डिंग वी डू हैव सर्वेंट क्वार्टर्स। हाँ, मैंने कहा ओके सर। उन्होंने उसी प्रहलाद अंकल को, गार्ड को बुलाया, रिसेप्शनिस्ट को बोला कि आप इसको गार्ड को बुलाइए। गार्ड अंदर आया। प्रहलाद अंकल जो मॉर्निंग में मुझे मिले, बोले कि आप ना इनको ऊपर वाला सर्वेंट रूम दिखा दीजिए। इफ शी इज कंफर्टेबल टिल द टाइम यू फाइंड अ प्रॉपर एकोमोडेशन यू कैन स्टे हियर। ठीक है, मतलब मैं तो देखा ही नहीं। मैंने कहा इट इज वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच। मैंने उनकी ब्लेसिंग्स ली, उनके फीट टच किए, उनकी ब्लेसिंग्स ली। मैंने कहा सर थैंक यू सो मच, दिस इज व्हाट आई नीडेड। आई वांटेड अ जॉब, आई डिडंट वांटेड माय पेरेंट्स टू बी लेट डाउन इन फ्रंट ऑफ माय एवरीवन। yeah. So, and I'm not in a position to go back to my industry, aviation industry. So, whatsoever accommodation you give, I'm okay with that. I'm okay with बोले that. नहीं बेटा, एक बार जाएं, आप देख कर आए। अच्छा। मैंने कहा ओके। मैं और पापा दोनों गए, लिफ्ट से गए, अच्छा लगा, ऊपर पहुंच गए। अब वो हम टेरेस पे पहुंच गए। इट वॉज अ 10x6 रूम। 10x6 मतलब 60 फीट का सारा ही 60 रूम होगा, जिस उससे बड़ा आज की डेट में शायद मेरा किचन होगा। तो और उसके ऊपर भी वो ना एल्यूमिनियम शीट्स लगे हुए थे। तो गर्मी। बहुत
अच्छा, मैंने ज्वाइन किया था अगस्त में, 4 अगस्त वॉज माई गर्मी ज्वाइनिंग पूरी डेट। थी। तो ये इंटरव्यू था क्योंकि जस्ट आफ्टर रक्षाबंधन हुआ है, तो नहीं 14 या 15 अगस्त को, नहीं सॉरी 14 अगस्त को मैं आई थी। अगस्त में मैंने ज्वाइन किया था, फुल गर्मी थी वहाँ पर, हीट था। तो अंकल ने मुझे बोला, प्रहलाद गार्ड ने, बेटा तुम यहाँ रह लोगे? यहाँ कैसे रहोगी तुम, हम नहीं रह पाते, ये घर तो हमें कितनी बार दिया इन्होंने रहने के लिए, हाँ। हम यहाँ नहीं रहते, हम तो कहीं और जाके रेंट पे रहते हैं, नहीं रह पाओगे। मैंने कहा नहीं अंकल बहुत अच्छा घर है। पापा कहते हैं बेटा रह लोगे। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा बट पापा मुझे नहीं पता कैसे लोग हैं, मैं अकेली नहीं रहूँगी यहाँ पर बिल्कुल भी। तो बोलते नहीं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, तो लेट मी कॉल योर मॉम। तो माई मॉम स्टेड विद मी। अच्छा, मॉम ने For a फैमिली few छोड़ months. दी फॉर फ्यू मंथ्स। नहीं, वो मेरे साथ कोई ना कोई मॉम, हाँ, कोई कभी ना कोई मॉम, रहता कभी भाभी, कभी मेरी कज़न, कोई ना कोई आके मेरे साथ स्टे किया उन्होंने। और हमने उस अकोमोडेशन के लिए यस कर दिया। नीचे आई और नेक्स्ट 5 मिनट्स दीक्षित जी ने पूछा, रेनू आपने देख लिया घर? मैंने कहा सर बहुत अच्छा है। वो मेरी तरफ ऐसे देख, तुम रह लोगी? मैंने कहा हाँ मैं रह लूँगी सर, इट इज़ वेरी गुड। बोला बट, मैंने कहा अच्छा अब मेरे कियारे साहब बता दो मुझे करना क्या है। करना क्या है? बोला आपका काम ये है, ऑफिस जब खुलेगा आपने तब आना है, तब आना है, और ऑफिस जब मैं बढ़ाऊंगा हाँ, तो आपने जाना है। जाना है। ठीक है, मुझे क्या करना, ऊपर से नीचे उतर के आना है, बस ओके। और फिर मैं और पापा दोनों वापस बैक टू रेणुकूट गए। एक दिन बाद हमने फिर वापस, मैं अपनी मॉम को और अपने कुछ सामान लेकर आई। अच्छा, रूम को सेट करने के लिए भी ही सेट कि आई हैव सर्टन स्टफ्स, मैं दे देता हूँ। हाँ तुम्हें चाहिए तो मैंने कहा उसी दिन ही, तो उन्होंने उसको गार्ड को बोला कि कुछ स्टफ्स हैं आप इनको दिखा दीजिए, इफ शी इज़ ओके अदरवाइज शी कैन बाय न्यू। तो मैंने कहा परफेक्ट है, दे दो। पापा बोल रहे, अच्छा पापा भी कि तुम, पापा बोल रहे बेटा तुम रह लोगी, इसके लिए तो मैंने नहीं किया है तुम्हें। मैंने कहा पापा ठीक है ना, आप एक चीज़ मुझे बताओ, मैं बस में आ जा रही हूँ, बस मुझे पता नहीं है मैं कहाँ रहूँगी। अच्छा किसी नए एकोमोडेशन में भी रहूँगी, पीजी में भी रहूँगी, कहीं भी रहूँगी, नहीं पैसे भी, और मुझे नहीं पता। मैंने कहा यहाँ तो ऊपर से नीचे आई एम वेरी मच सेफ एंड दे हैव कंप्लीट फैमिली, दे आर स्टेइंग हियर, मम्मा मेरे साथ रहेंगे, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। तो उन्होंने, आई स्टिल रिमेंबर, आई हैव सम पिक्चर्स ऑल्सो ऑफ दैट रूम। उस समय मोबाइल फ़ोन्स तो नहीं थे, बाद में तो मैंने फर्स्ट सैलरी पे अपना फ़ोन ले लिया था, बट वो कैमरा वाला नहीं था, वो नोकिया 1100 या 2200 कैनॉन का कैमरा पिक्चर, वो पूरे रूम की है मेरे पास। तो उसमें एक फोल्डिंग था, एक फर्राटा फ़ैन था, और एक सिंगल वाला इतना बड़ा गैस सिलेंडर, एक चूल्हा, और मेरा घर रेडी। सो दिस इज हाउ माई रियल एस्टेट स्टार्टेड। आई वेंट होम, केम बैक। आपको रियल एस्टेट रियल में सूट कर गई। इट एक्चुअली पता है ऐसा नहीं है, मतलब मुझे वो ना मेरे लिए कोई पैलेस से कम नहीं था। हाँ, उस समय। और अगर इन्होंने दीक्षित जी ने मुझे शायद ये बेस नहीं दिया होता तो मुझे पता नहीं होता कि इंडस्ट्रीज क्या क्या है, क्योंकि रियल एस्टेट का देखो दिल्ली एनसीआर में तो रियल एस्टेट है, बट रिसेप्शन से सेल्स में कैसे आए आप? अच्छा, मैं बहुत ही अद्भुत बच्चा थी वहाँ पर। सब सोचते थे तो कोई दूसरे प्लैनेट से आ गए है। कोई भी आता कुछ भी काम दे देता। रिसेप्शन पे बैठती थी, जब फ्री होती थी अपनी बुक्स। अच्छा, मैंने अपनी बुक्स और अपनी स्टडीज़ कभी नहीं छोड़ी। जस्ट आफ्टर माई ग्रेजुएशन एट द एज ऑफ 19 years आई स्टार्टेड वर्किंग इन रियल एस्टेट। सो बाकी जितना भी M.Com, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट, सब कुछ मेरा साथ साथ पढ़ाई चला। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट, माई MBA फ्रॉम सिम्बोसिस, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंस मैनेजमेंट, इंटरनेशनल मार्केटिंग। शुरू में जब बोला ना कि मैंने MBA नहीं किया, तो मैंने तो देखा है आपने किया हुआ। तो मैंने यहाँ पर M.Com शुरू किया, अपना M.Com का फॉर्म भरा, M.Com मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस किया, फिर सारी डिग्रियाँ मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस ली, एग्जाम्स देती थी, स्टडीज़ करती थी। व्यूअर जानना चाह रहे हैं आप सेल्स में कैसे आया, उसके बाद डायरेक्टर सेल्स कैसे बने? डायरेक्टर सेल्स सर देखो, सेल्स पे कैसे आए? सेल्स में यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये रिसेप्शन की जॉब में मुझे सारे प्रोफाइल मिलने शुरू हो गए। मैं खाली रिसेप्शन पे बैठी होती थी, अकाउंट्स वाला आके मुझे वाउचर दे देता था, वाउचर भरो, बना दो, और प्रोजेक्ट वाले आके PO बना दो। अच्छा, मैंने 15-20 दिन में कंप्यूटर सीख लिया था। आई एम वेरी क्विक लर्नर। ओके, जो सोच लिया, जो ठान लिया, उसे करना है। हाँ। मुझे पता था मुझे नहीं आता,
कंप्यूटर चलाना, बट मुझे सीखना है. दैट गाय ही हेल्प मी. मैंने कंप्यूटर सीख लिया, सारी चीज़ें मैं करना शुरू हो गई. फिर हमारे एक सीनियर हुआ करते थे सेल्स के अंदर, उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता था अंदर से. सेल करना है, लीजिंग करना है. अच्छा, उससे भी सीनियर बिल्डर्स के गोल्फ कोर्स रोड पे प्रोजेक्ट था, सेंट्रल प्लाजा. सो दैट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट. आज जो 24 आवर्स चलता है. सेंट्रल प्लाजा वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट. ओके. मिस्टर श्रीवास्तवा, माय जेपी श्रीवास्तवा, ही वाज हेडिंग दैट प्रोजेक्ट. सेल्स में हेड कर रहे थे. अब उनके ऊपर इतना प्रेशर था और उनको कोल्ड कॉलिंग नहीं पसंद थी, तो वो कोल्ड कॉलिंग के लिए हमें दे देते थे. मैं थी और एक और टेलीकॉलर थी, और कि आप कॉलिंग्स निकालो. मैं कॉलिंग करती थी, लोगों से बात करती थी, ब्रांड से बात करती थी, उनसे अपॉइंटमेंट्स लेती थी लीजिंग के लिए. हाँ. और कुछ वो चैनल पार्टनर्स की कॉल दे देते थे कि चैनल पार्टनर्स की मीटिंग्स आप अरेंज करो. अच्छा, मुझे मज़ा आने लगा लोगों से बात करने में. Being an introvert, being a shy girl, having a stage fear, I was not able to talk to people properly. इस फील्ड में इंटरेस्ट आने लगा. तब लगा कि यार ये तो बड़ी मज़ेदार जॉब है. लोगों से बात करना, इंटरेक्ट करना है, फिर बाहर भी जाना है, नई नई चीज़ें देखनी है, मिलना है. और फिर मैं 2-3 मीटिंग्स के लिए, इनफैक्ट उस समय उनके ऊपर इतना प्रेशर था, मिस्टर श्रीवास्तवा के ऊपर. तो मेरी सेल्स की जर्नी तो मैकडोनल्ड के आइसक्रीम कोन से स्टार्ट हुई थी. हाँ. तो ही वाज लाइक कि जो भी लीड्स निकालेगा ना और जो मीटिंग फिक्स करेगा, तो हम मीटिंग में जाएंगे और वहाँ पर मैकडी की कोन मिलेगी उसे. हाँ. तो वो मेरा इंसेंटिव था. एंड लाइक कि यार बस इतना ही तो काम करना है, मीटिंग्स निकालनी है, कोन लेना है. अच्छा, 5 मीटिंग निकाल दो तो कोन के साथ कॉम्बो बन के बर्गर मिल जाता था. तो रियल एस्टेट हमें भी ऐसे लोग चाहिए जो हमारे साथ सेल्स करें. उनको हम पूरा एक ग्रैंड हायत का डिनर वाउचर देंगे मुझे, वो इतने इंसेंटिव में मान जाए. तो मेरे लिए तो वो कोन और बर्गर वाज लाइक. और उसमें भी क्या था कि इंटरेस्टिंग जॉब लगने लगी, लोगों से मिलना. मतलब वो तो एक मोटिवेशन था. बट येस, आई स्टार्टेड लाइकिंग दिस प्रोफाइल. आई सेड येस, यू आर मीटिंग न्यू पीपल, अच्छे लोगों से मिल रहे हो आप. अच्छा, फिर वहाँ पर हमारे डायरेक्टर थे, वो मुझे बार बार बीच में हर काम पे पॉज करवाते थे. बोलते थे बेटा सब कुछ मत करो, डोंट बी एन ऑलराउंडर, आई नो यू आर बेस्ट गर्ल, यू आर एन ऑलराउंडर. मैं उनका भी बहुत काम करती थी. नहीं, सेड कि यू नीड टू चूज योर फील्ड. अब कुछ अपना ना करियर के बारे में सोचो. हाँ. यहाँ तुम सब घुमाएंगे, सब काम कराएंगे. यहाँ तो तुम्हें पियोन का भी काम कराएंगे, सारी चीजें, सब कुछ होना है. लेकिन एवरीवन इज वेरी स्मार्ट. मुझे ऐसे दिखाते थे अपने केबिन में से बैठ के, देखो उसने तुम्हें वाउचर दिया है ना, अब वो देखो कितना खाली बैठा हुआ है. उसने तुम्हें कॉलिंग दी है, वो लड़की खाली बैठी हुई है. उसने तुम्हें ये काम दिया है, वो खाली बैठा हुआ है. आप अपना फील्ड चूज करो. तो फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड थिंकिंग कि मुझे लाइफ में क्या करना है. अकाउंट सोचा, कॉमर्स अच्छा था, मैथ्स अच्छा था. मतलब था साइंस, फिर कॉमर्स हुआ, बट माई मैथ्स वॉज वेरी गुड. तो एक मन ये था कि आप अकाउंट्स फील्ड में चले जाओ. फिर कॉलिंग में भी, बट दोनों को कंपेयर किया तो आई थॉट नहीं, कॉलिंग ही करूँगी. हाँ. तो कॉलिंग करूँगी और सेल्स में जाऊँगी. फिर ये 4 मंथ्स निकले मेरे, 4-5 मंथ्स निकले. फिर मैं मेरा 4 मंथ्स के बाद चेयरमैन ने प्रमोशन कर दिया. आई वॉज डूइंग इट. आई गॉट एन इंक्रीमेंट ऑफ 1000 रुपीज़. आई वेंट टू हिज रूम. I said, sir, I don't. 25%. I said, I don't want increment. I want promotion. He said, what do you mean by promotion? मैंने कहा, I don't want to be a receptionist. I want to be in sales. उन्होंने कहा नहीं, सेल्स तो नहीं, बट आप हेल्प करते रहो सबकी. मैंने कहा, सर मैं सेल्स में जाना चाहती हूँ. मैं सेल्स करना चाहती हूँ. सेड कि चलो विल सी. अच्छा, वो जब भी निकलते मेरे सामने से मैं खड़ी हो जाती, सर सेल्स. देन फाइनली ही डिडंट एग्रीड ऑन इट. मतलब उन्हें लगा शायद आई वॉज नॉट सो सीरियस अबाउट सेल्स. मुझे कह रहे हैं कि यस, मुझे पता है वो श्रीवास्तव तुम्हें कॉल करने के लिए दे देते हैं और तुम्हें अच्छा लगता है बेटा, बट दिस इज नॉट अ प्रोफेशन. यू नीड टू गो आउट. मार्केट इज नॉट गुड, इंडस्ट्री इज नॉट गुड. एक्चुअली उस समय रियल एस्टेट को अच्छा नहीं माना जाता था. और उन्हें लगता था कि इतने छोटे टाउन से आई है, फैमिली है. तो वो मुझे कहते थे तुम ये मतलब आज की डेट में कंसल्टेंट्स की अगर बात करो तो दे आर वेरी प्रोफेशनल. इंडस्ट्री इज वेरी गुड. उस समय नहीं था कि आप साइट्स पे जाओगे, लोगों से मीटिंग करने जाओगे. बोला आई वोंट प्रिफर इट. मतलब उन्होंने तो अपने हिसाब से मेरे लिए बेस्ट ठीक डायरेक्शन दी उन्होंने कि नहीं, आई वोंट रिकमेंड. बट मैं तो जिद्दी थी. मुझे तो सेल्स करना था. तो सेल्स में मैंने फिर 2 मंथ्स निकाले समहाउ. मुझे लगा, मैंने कहा कोशिश किया. आई ट्राइड कन्विंसिंग हिम. मुझे लगा पापा को तो मैं कन्विंस कर लेती थी, ये कन्विंस क्यों नहीं हो रहे. ये तो बहुत एडमेंट रहते हैं जब भी मैं सेल्स की बात करती हूँ.
फिर उन्होंने सेल्स में नहीं किया, तो वही वापस से हमारा तो टाइम सेशन शुरू हो जाता है। तो आज मैं दूसरी जगह चले गए। फिर मैंने जॉब अप्लाई करी और मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था फॉर सेल्स डिपार्टमेंट। इट वॉज विद इरोज ग्रुप। Eros group में I went for interview. I was a receptionist because my profile was a receptionist. I made a CV of sales because I knew about sales. Sales पता है, सेंट्रल प्लाजा है, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, गोल्फ कोर्स रोड पे प्रोजेक्ट है, और ये ब्रांड से हम बात कर रहे हैं, ये स्क्वायर फीट है, ये लीजिंग के रेंटल है, सब कुछ सीख लिया था। इंटरव्यू में गई तो संजय माथुर जी ने मेरा इंटरव्यू लिया। संजय माथुर जी ने इंटरव्यू लिया। ही आस्क्ड अबाउट कि व्हाई यू वांट टू कम इनटू सेल्स। आई सेड कि येस, आई लव टॉकिंग टू पीपल, आई लव मीटिंग न्यू पीपल्स, और ये चीज़ें मुझे बहुत इंटरेस्टेड है और मैंने काम भी किया है। मैंने कहा सर देखो, मैंने लीड्स, अगर मैं 100 लीड कॉल करती हूँ तो मैं 5 मीटिंग्स निकाल लेती हूँ और मेरी रेशियोज बहुत अच्छे हैं, मेरा रिपोर्टिंग मैनेजर बहुत खुश है इन सब चीज़ों से। तो बोला फिर आप वहाँ क्यों नहीं करना चाहते? अरे वो कराना नहीं चाहते। तो अब इतना नहीं बोल सकती थी। मैंने कहा कि नहीं सर, मैं ना अब वो चेंज करना चाहती हूँ। हाँ, बड़े ग्रुप में आना चाहिए। बड़ा भी नहीं। मैंने कहा चेंज क्यों? मैंने कहा सर मैं इसका रिप्लाई ना आज आपको नहीं दे सकती। अच्छा, हाँ यही बोला मैंने, नहीं दे सकती सर मैं, बट मैं चेंज करना चाहती हूँ। संजय जी ने मुझे रख लिया सेल्स में। बोले अच्छा, आई थिंक संजय सर न्यू दैट आई वाज नॉट इनटू सेल्स। वो समझ गए थे। ही न्यू दैट वो इंडस्ट्री छोटी सी है, पता चल जाता है, तो उन्हें लगा कि ये सेल्स में नहीं है बट ये सेल्स करना चाहती है, एग्रेसिव है, तो उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। तो माय रियल एस्टेट सेल्स जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम इरोज ग्रुप। कौन से प्रोजेक्ट से? इरोज ग्रुप में मैं वेम्बले स्टेट प्रोजेक्ट था। अच्छा, सोहना रोड पे। दैट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, एंड पैरेलली साथ में रोजवुड सिटी थी। रोजवुड सिटी वेम्बले स्टेट हो गया, प्लस सूरजकुंड के अंदर इनका प्रोजेक्ट था रॉयल रिट्रीट, जो लग्जरी फ्लैट्स बना रहे थे। तो सूरजकुंड और ये वाले 2 प्रोजेक्ट मेरे पास थे। अब इसमें मैंने सीखना शुरू किया। अब मेरे रिपोर्टिंग बॉस मोनिका जायसवाल जी थी। मोनिका जी से चीज़ें सीखी, सेल्स करना सीखा, प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। अच्छा, ज़्यादा आइडिया नहीं था, किसी के पास भी जाओ तो मतलब ज़्यादा बताते नहीं थे, कहते थे कि सीख खुद ही कर लो, जाओ गूगल है, सीखो। बोले कि रीड द ब्रोशर, बट समहाउ फिर ब्रोशर्स रीड कर करके एक्चुअली मतलब हर चीज़ में डे 1 से खुद इन्वॉल्व होना, खुद ही सीखना, खुद ही करना। अब वो तो ये जो चीज़ है ना, मोस्ट पीपल हैव दिस मिसकंसेप्शन कि रियल एस्टेट सेल्स के लिए बहुत नॉलेज नहीं चाहिए, ज़्यादा डिटेल्ड वर्क करने की नहीं ज़रूरत है, ऊपर से काम करना चाहते हैं। नहीं, अगर आपके पास किसी प्रोजेक्ट की डिटेल्ड नॉलेज नहीं होगी, ब्रिक बाय ब्रिक नॉलेज, मैं तो ये कहता हूँ आपको बिल्कुल टू बी वेरी, मैं अगर अपनी सेल्स की बात करूँ तो सेल्स मेरा सिर्फ सेल्स ब्रोशर नहीं था। जब मुझे कुछ नहीं पता था सेल्स के बारे में, आई यूज्ड टू सिट विद माय प्रोजेक्ट हेड। मैं आर्किटेक्ट के साथ बैठती थी, मैं प्रोजेक्ट के साथ बैठती थी, मैं उनसे लेआउट समझने की कोशिश करती थी कि पहले जब तक मेरे को थॉरो नॉलेज नहीं होगी तो मैं किसी को कैसे बेच सकते हो। करेक्ट। जब तक आप खुद कन्विंस नहीं हो अपने प्रोडक्ट के लिए, तब तक आप किसी को बेच ही नहीं सकते हो। करेक्ट। तो यू हैव टू गेट द कंप्लीट नॉलेज अबाउट योर प्रोडक्ट इफ यू वांट टू सेल समथिंग। बिकता तो सब है, लेकिन बेचने के लिए भी आपको एक स्किल चाहिए, और वो स्किल और नॉलेज। एक चीज बताओ, रिसेप्शन से सेल्स में आने में आपको कितना इंक्रीमेंट मिला? रिसेप्शन से सेल्स में आई जॉइन 12,000 रुपीज 3 times। वाओ। सो दैट वाज माय फर्स्ट सैलरी इन इरोज, 12,000 रुपीज। इरोज के अंदर आई परफॉर्म्ड वेल 2 years। गलत क्वेश्चन पूछ लिया, बड़े सारे रिसेप्शन वाले सोचना शुरू कर देंगे। तो इरोज में आई वाज देयर फॉर 2 years। ज़्यादा करके मैं बैकएंड्स देखती थी, क्योंकि उस समय ना सेल्स क्या थी, सेल्स अपने आप बिकता था। मेरी पहली सेल्स थी स्वदेशी कपिल जी, स्वदेशी रियल्टर स्टेट्स के थ्रू, एंड वो मेरा पहला सेल्स, एंड आई वाज सो हैप्पी। मतलब आई वाज इन क्लाउड नाइन, आई विल से। पहला चेक, पहले कस्टमर के साथ बैठना, आई स्टिल रिमेंबर द कस्टमर, आई एम स्टिल इन टच विद माई कस्टमर, और कैरिंग अ गुड रिलेशनशिप विद कपिल जी एज वेल। सो इस इंडस्ट्री में जो अर्न किया है ना सर, वो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे रिलेशनशिप, एक अच्छी PR रन करी है विद एवरी ट्रांजैक्शन। मतलब ये नहीं है कि कस्टमर बैठा हुआ उसे काट लो ना, पहले कस्टमर को समझो कि उसे चाहिए क्या, उसकी रिक्वायरमेंट समझो, फिर अपनी चीज़ें बताओ। तो यहाँ पर मेरी जर्नी 2 years की थी। आई गॉट
3 प्रमोशंस In 2 years. इन 2 years, Wow. जो कि हर साल एक प्रमोशन होता था, मुझे 6 months के बाद मिला. Very good. And my bosses were Sanjay Mathur ji, Monica ji, and Vipul Nanda ji. Okay. I have learned a lot from all my 3 bosses. और विपुल जी ने भी बहुत सपोर्ट किया चीज़ों में. और एग्जीक्यूटिव सेल्स ज्वाइन किया था, असिस्टेंट मैनेजर पे छोड़ दिया. अच्छा. फिर 2004 में मतलब 5 में ज्वाइन किया, 6 के एंड में छोड़ दिया था. फिर आई ज्वाइंड इंटरनेशनल लैंड डेवलपर्स ILD. As ILD as an assistant manager. Acha. I was there for 4 years since the launch of the project, planning of the project till the position of the Sohna project. Sohna Road, but office हुआ करता था शाहीन बाग. अच्छा. वो जसोला के आगे I जाके know. जो मैं अब अच्छा उस समय जब बिरोज ज्वाइन किया तो अकोमोडेशन भी छूट गया था ना. फिर तो अपना अकोमोडेशन भी लेना था. तो एक रेंटेड अकोमोडेशन मैंने किशनगढ़ में लिया था. अच्छा. 1500 रुपीज़ रेंट पे कर रही थी. तो वहाँ से ऑफिस पहुँचने के लिए Time मुझे लगता था. 3-4 बसेस चेंज करनी पड़ती थी. तब मैं शाहीन बाग पहुँचती थी. तो वो मेरी रियल एस्टेट की सेल्स की सेकेंड जॉब थी. और वहाँ असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन किया. ज्वाइन करने के 5 दिन के अंदर उनका प्रोजेक्ट ये ILD ट्रेड सेंटर सोना रोड वाला प्रोजेक्ट था. 5 days, हाँ, लेस देन अ वीक की टाइम था. 5-6 दिन हुए थे मुझे ज्वाइन किए हुए. एक इन्वेस्टर आते हैं वहाँ पर एंड ही वॉज टॉकिंग अबाउट द फ्लो प्लेट. कि पूरी फ्लो प्लेट. पूरी फ्लोर प्लेट दे दो. अच्छा, सेल्स के जो मेरे सीनियर्स थे वो इन्वेस्टर को देख के दे वर ऑल सिटिंग एंड लाफिंग. दे वर सेइंग ये ये खरीदेगा. लेगा. हाँ. आई वाज लाइक कि यार सेल्स वाला कस्टमर तो सेल्स वालों के लिए भगवान है. मैंने कहा हाउ कैन यू डू लाइक दिस? हाउ कैन यू इग्नोर दिस कस्टमर इज आस्किंग फॉर द डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट एंड यू आर इग्नोरिंग. आई फॉट विद माई बॉस. देन ही सेड कि जाओ तुम ही बेच लो. हाँ. मैंने कहा ठीक है मैं बेच लेती हूँ. मुझे नॉलेज नहीं थी. अच्छा, मैंने कहा मुझे प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल्स दे दो, आप ब्रोशर्स दे दो, मुझे फ्लो प्लान बता दो, रेट्स बता दो. मैं बैठ जाती हूँ उसके साथ क्योंकि मेरी ट्रेनिंग भी उस समय कंप्लीट नहीं हुई थी. मैं बैठी उस क्लाइंट के साथ, और फ्लोर प्लेट भेज दी. फ्लोर प्लेट दे दिया. और ट्रस्ट मी विपिन जी, एवरीवन वाज शॉक्ड टू सी प्लेट विद डाउन पेमेंट. Wow. And that was my first big real estate transaction happened. वहाँ And से- Alimuddin ji was like कि ये क्या है? ये कौन है? कि see this girl. So in real उधर भी ILD में भी मैंने ILD ट्रेड सेंटर वहाँ से देखा. कहते हैं शेरनी के मुंह पे खून लग गया. हाँ, बस वो फिर तो सेल्स में एंट्री हो ही गई थी. हाँ. अच्छा, यहाँ पर ये फ्लो प्लेट्स फिर तो मतलब हम एक आधी ट्रांजेक्शन चलती नहीं थी एंड वी वर डूइंग वंडर्स. इट वाज अ न्यू कंपनी, न्यू सेटअप, जिसका पुराना पास्ट कोई रियल एस्टेट कोई का था ही एक्सपीरियंस ही नहीं था. अच्छा, अगर आप मेरा प्रोफाइल आपने लिंक्डइन पे देखा होगा ना, तो आपको कंपनीज मैंने वो कंपनीज इस्टेब्लिश करी हैं. जो स्टार्ट से आपने ज्वाइन जी, किया. अब ILD के अंदर भी सेम था. इनका एक्सपीरियंस भी नहीं था एज सच. ये पहले ALM इन्फोटेक इनकी कंपनी हुआ करती थी जो मैन पावर सप्लाई के लिए सप्लाई थी. करते थे. तो इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत अच्छा रिस्पांस आया. फिर हमने सेकंड प्रोजेक्ट लॉन्च किया, रेजिडेंशियल का मुझे एक्सपीरियंस मिला. बीच में इनके कुछ लैंड पार्सल्स थे इंडस्ट्रियल के. ओके. तो मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो गया. तो मेरे आपको पास सारी रेजिडेंशियल, experience होता कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और लीजिंग का थोड़ा बहुत ले लिया था मैंने. सो यहाँ पर आई वॉज असिस्टेंट मैनेजर, देन मैनेजर, सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर. And then I was, after the life of, my reason for leaving, things were going good in ILD. My reason for leaving in ILD was, मैं being a sales person ना, मुझे काम चाहिए था. अब उस समय ना था नहीं क्योंकि आपने बेच लिए थे प्रोजेक्ट्स. अब ILD स्पाई ग्रीन्स लॉन्च किया था, ट्रेड सेंटर लॉन्च किया था, भोराखला में इनकी कुछ, बिनोला भोराखला में इनके इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग्स थे, वो भी बिक गए थे. इनका प्रोजेक्ट एक जसोला में आना था और एक ये सोहना में उस समय देख रहे थे प्रोजेक्ट. बट समहाउ इट वाज टेकिंग टाइम. सो आई वाज आफ्टर द लाइफ ऑफ अलीमुद्दीन जी, माय चेयरमैन. आप और लोग मैंने सर प्रोजेक्ट ले आओ, प्रोजेक्ट ले आओ. अच्छा, लोग एंजॉय करते थे खाली बैठ के. वो उस समय ऑर्कुट चल रहा होता था, वो ऑर्कुट पे अकाउंट्स चला रहे होते थे. यहाँ तो कोई फ्रेंड ही नहीं है, ऑर्कुट पे चलाऊं भी क्या. एक चीज बताओ. जी. इज दैट the reason that a lot of people in sales switch when they see कि बहुत इन्वेंट्री नहीं. देखो, जो एम्बिशियस है सेल्स के लिए, जो I've heard this from a lot of people कि मैं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि उनके पास अब कुछ बेचने को नहीं. सेल्स वाला बंदा खाली नहीं बैठ सकता. उसको चाहिए दिन की 10 मीटिंग हो, 5 क्लोजर हो. हाँ. अब वो जब आपके पास क्लाइंट विजिट ही खत्म हो जाए, चैनल पार्टनर आना ही बंद हो जाए, तो फिर आप करोगे क्या ऑफिस के कुछ नहीं अंदर. करोगे. तो यहीं से फिर मैंने ILD 4 years I was with ILD. Is it so that the sales people make more money from their incentives than their fixed salary? Oh yes, I missed it.
ILD ने मुझे एक लाइफस्टाइल दिया, एक ऑरा दिया, हाँ, जहाँ मैं इरोस ग्रुप के अंदर, जहाँ पर मैं 4-5 बसेस चेंज करके ऑफिस पहुँचती थी। यहाँ गाड़ी ILD लगी। में क्या हुआ, मेरी फर्स्ट इंसेंटिव आया बिकॉज ऑफ दिस सेल। आई The गॉट एन float इंसेंटिव rate. ऑफ 1 लाख रुपीज़। वेरी गुड। 1 lakh rupees, and my salary when I joined ILD was 18,000 rupees. 5 times your Yes. salary. 18,000 rupees, 1 lakh rupees का incentive. I purchased my first car. First car. That was my Alto. Very nice. DL7 CAV 007. 007 के एक्स्ट्रा पैसे दिए होंगे। याद नहीं है, उस समय सर नहीं करवाए थे। अच्छा, तो ऑल्टो में 007. 7 was my lucky number. नहीं 007 तो हमेशा महंगा होता है। और पहली गाड़ी ली अपनी ऑल्टो, मेरी धनु। ड्राइविंग नहीं आती थी, मैंने MD ने ड्राइवर दे दिया। अच्छा, तो वो दिन था और आज का दिन है, और ड्राइवर की आदत बहुत ख़राब दे दी मुझे ILD ने। बट मैंने गाड़ी लर्न करी, ड्राइविंग लर्न करी, और इसीलिए सेल वाले खाली नहीं बैठते क्योंकि इंसेंटिव कमाते हैं। तो वो फिर था कि बेस्ट पैशन, मतलब रियल एस्टेट के अलावा तो कुछ दिखता ही नहीं था। आई वाज सो पैशनेट अबाउट माय वर्क, इनफैक्ट अब तो मेरे खून में भी रियल एस्टेट आ गया है। अच्छा, बीच में ना वो कहते हैं डिस्ट्रैक्शन जो होता है, लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं डिस्ट्रैक्शन से। अच्छा, बट मैं कभी डिस्ट्रैक्ट ही नहीं हुई। मेरा विजन, डिस्ट्रैक्शंस क्या क्या होते हैं जैसे मैं आपको बताती हूँ, आज मैं रियल एस्टेट के अंदर सेल्स जॉब में थी, मेरे पास रिटेल के ऑफर्स आ रहे थे। ठीक है। जब आप करने लगते हो जॉब, तो आपके पास कंसल्टेंट की कॉल भी आते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स के भी जॉब्स आ रहे थे विद अ बेटर सैलरी। इफ आई वाज अर्निंग 18,000 रुपीज, आई वाज गेटिंग एन ऑफर ऑफ 40,000 रुपीज अ मंथ। बट यू केप्ट डिक्लाइनिंग। नहीं, आई सेड नो नाउ। और अच्छा, मैंने अपने गोल सेट किए थे लाइफ के। पहला गोल अचीव हो गया था, जॉब मिलना। सेकंड गोल कार लेनी थी, वो भी अचीव हो गया। तो ऐसे ऐसे गोल्स, अपने स्मॉल गोल सेट किए जो कि मैं अचीव करते गई। तो यहाँ पर रियल एस्टेट की डेस्टिनी, फिर नेक्स्ट ग्रुप चेंज किया बिकॉज न्यू प्रोजेक्ट नहीं आया। तो इंसेंटिव वाज गुड। बाद में तो बहुत अच्छे हैंडसम इंसेंटिव्स अर्न भी किए। और देन आई जॉइंड ABW। ABW का भी उस समय, मतलब समहाउ आज की डेट में मार्केट में चीज़ें बहुत ख़राब हैं, बट जब मैंने ज्वाइन किया उस समय वो टॉप 10 डेवलपर्स में से आते थे ABW। उनका प्रोजेक्ट सन सिटी के साथ कोलैबोरेशन में लालगून था। फिर आदित्य निकेतन लॉन्च किया था। देन यहाँ पर NH8 पे उनका बिजनेस बे प्रोजेक्ट था। फरीदाबाद बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर पे इनका गेटवे टावर था। एंड जो इफ्को चौक है, अगर आप देखो तो स्टार्टिंग की 3-4 बिल्डिंग है ये ABW। तो वो टॉप 10 डेवलपर्स में से वन ऑफ द डेवलपर्स था। एंड आई जॉइंड ABW एज एन असिस्टेंट जनरल मैनेजर इन 2010। अच्छा, तो 2004 से 10 में आई वॉज द असिस्टेंट जनरल मैनेजर। और ABW में बहुत अच्छी सेल्स करी। आदित्य निकेतन के अंदर, मतलब एक होता है कि 2 अपार्टमेंट 4 अपार्टमेंट बेचने, नहीं, मंथ में 200-300 ऐसे अपार्टमेंट्स जा रहे थे हमारे। बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था मार्केट का, चैनल पार्टनर्स का। मतलब मेरी लाइफ में और इस जर्नी में अगर किसी ने सपोर्ट किया है तो 70-80% क्रेडिट मेरे चैनल पार्टनर्स को जाता है। वाओ। सो रियल एस्टेट में फिर ABW, देन आई वेंट टू रहेजाज। आई वॉज विद रहेजाज, और देन फॉर रहेजाज आई वॉज देयर फॉर 8 years। और फिर स्पेस ग्रुप मैंने ज्वाइन किया। स्पेस में हमने द्वारका एक्सप्रेस वे पे स्पेस को मेरे ख्याल रीलॉन्च किया। स्पेस जब मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा, एक और चीज़ थी, चैलेंजेस लेने का बहुत शौक था। अच्छा, जो टॉप, अगर आप जब आपने स्पेस ज्वाइन किया तो स्पेस वाज लाइक डॉर्मेंट। स्पेस जब मैंने ज्वाइन किया, मैंने एक्चुअली रहेजा को छोड़ा स्पेस ज्वाइन करने के लिए नहीं था। जब मैंने रहेजा को छोड़ा था, व्हेन आई रिजाइंड रहेजा, तो आई हैड एन ऑफर विद टॉप 5 रियल एस्टेट कंपनीज ऑफ इंडिया, आई वुड से इंडिया। वाओ। एंड आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम दैट कंपनी, बट समहाउ लास्ट के जो नोटिस पीरियड के 5-6 दिन बचे हुए थे, 5-6 days, उसमें मेरी मुलाकात अमन जी से और गुरपाल चावला जी से हुई। अच्छा, लास्ट में तो समहाउ वी डिस्कस्ड, एंड बस वही है फिर डेस्टिनी। अब ये बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है जो आपने बोला कि इंडिया के टॉप 5 डेवलपर्स, मैं अब नाम नहीं लूंगी, उन्होंने मुझे शायद ब्लैकलिस्ट ही कर दिया होगा कि ऑफर लेने के बाद भी ज्वाइन नहीं किया। वो तो कॉमन है हमारी इंडस्ट्री में। तो आपने जैसे बोला कि टॉप 5 डेवलपर्स की ऑफर आप मना कर चुके जी। इसका स्पेसिफिक रीजन क्या है? मतलब एवरीबडी लव्स टू वर्क विद द टॉप 5। मेरे लिए जहाँ मैं काम कर रही हूँ वो मेरे लिए
टॉप 5 नहीं, टॉप 1 and 1, वो ऑल 5 में वही कंपनी है. देखिए टॉप 5 के अंदर आपको क्या है कि कुछ करना ही नहीं है. अच्छा. आज मैं किसी टॉप 5 नेशनल डेवलपर अगर टॉप 5 की सीट पे जाके बैठ जाऊँ तो टीम है, मार्केट है, प्रोजेक्ट है, स्ट्रैटेजीज बनी हुई है, काम हो रहा है. बट मज़ा तो उसमें आता है जिसमें आपको जाके काम करना है. तो ये लास्ट के 5 दिन जब मेरे नोटिस पीरियड के बचे थे, अच्छा मैंने 3 months का नोटिस पीरियड मिस्टर रहेजा को दिया था. लास्ट डे तक उनको नहीं था कि मैं सही में चली जाऊंगी, बिकॉज आई हैव गिवन 8 years over there, हाँ. बट आई डिसाइडेड येस आई हैव टू मूव. देयर वाज सर्टेन रीजन बिहाइंड इट. एंड ऐसा नहीं था, जाने का रीज़न ये नहीं था कि मैं कभी वापस नहीं आऊँगी, बट उनकी और मेरी कोई डिस्कशन थी कि मैं ऑफकोर्स आई कैन कम बैक, बट सम चीज़ें, हाँ रिलेशनशिप आज में पुराने अपने सारे डेवलपर्स के साथ इतने अच्छे हैं कि कभी भी मुझे कोई सजेशन लेने होते हैं तो मैं उन्हें कॉल भी करती हूँ. अरे वेरी नाइस. तो आई कैरी अ वेरी गुड रैपो विद दैम. सो टॉप 5 का आया, देन ही गॉट टू नो, ही हिमसेल्फ गॉट टू नो कि यू आर गोइंग आउट देयर. नहीं ठीक है, अच्छा आप वहाँ जाने के लिए छोड़ रहे हो, आई कैन अंडरस्टैंड नाउ. मैंने कहा सर अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी. नहीं जाऊँगी वहाँ. आपको अगर ऐसा लग रहा है तो आई वोंट बी गोइंग आउट देयर. लास्ट के 5-6 दिन में एक न्यू डेवलपमेंट हुआ. ऊपर वाला मतलब इट वाज ऑल पार्ट ऑफ डेस्टिनी. स्पेस से ऑफर आता है एंड मैं अमन जी, गुरपाल जी, इनफैक्ट मिलना तो मुझे 2 से था, बट अगर हम स्पेस की बताएं तो स्पेस इज 3 families आर इन्वॉल्व विद स्पेस. सो मेरे इंटरव्यू में देयर वर 8 people. 8 people? Yes. All 8 directors of the organization, they were sitting with me. And we discussed कि उन्होंने बताया बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ, मतलब जो उनके साथ डिस्कशन हुई वो मुझे लगा कि नहीं यार, एक्चुअली में काम करने का और अपने आप को प्रूव करने का मज़ा तो यही है. 5 साल, मतलब मैंने 2021 में ज्वाइन किया और उससे 4-5 साल पहले उनका लास्ट लॉन्च जो हुआ था 14-15 में हुआ था. फिर कोई लॉन्च नहीं था, कुछ लॉन्च नहीं. बट ये कोविड के टाइम पे उन्होंने सारे पोजीशंस और डिलीवरीज और सीसीज लेकर आ रहे थे. अब इनको एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना था SEO. डैट वॉज इन सेक्टर 114 द्वारका एक्सप्रेसवे पे. हमने लॉन्च भी किया ग्रैंड सेंट्रल के नाम से. तो उस प्रोजेक्ट की, और मैं रहेजा से, बिकॉज वो SEO की पॉलिसी पहले इंडस्ट्री के अंदर SEOs नहीं थे, सिर्फ हुडा के गवर्नमेंट के ही होते थे. तो वो 2019 में ही पॉलिसी आई थी जिसमें पहला प्रोजेक्ट मैंने रहेजा का लॉन्च किया था सेक्टर 84 में, SEO प्रोजेक्ट. तो दे सेड कि रेनू आपका एक्सपीरियंस भी आपने किया भी है और ये हमारा एक बड़ा डेवलपमेंट आ रहा है, 12.5 एकड़ का डेवलपमेंट है, 12.36 एकड़ का डेवलपमेंट है, तो आप इसे करो. ठीक है. उनको भी उस मीटिंग, उससे पहले भी, बाद में आई गॉट टू नो ऑल्सो, उससे पहले भी उन्होंने इंटरव्यूज़ लिए, चीज़ें भी क्लोज करी हैं. बट समहाउ मेरे से मिलके उन्हें बहुत अच्छा लगा और उसी दिन हमारी डिस्कशन में भी डिस्कस्ड एवरीथिंग. देन दे सेड कि आप आएंगे, आपकी टीम. मैंने कहा मेरी टीम ने मेरे साथ रिजाइन कर दिया है. रहेजा से आई वाज नॉट द ओनली पर्सन, माय टीम हैज आल्सो रिजाइन एंड वी गॉट ऑफर, माय एंटायर टीम दे गॉट ऑफर फ्रॉम द अदर कंपनी. यस. सो मैंने कहा सर मेरी टीम, आपको मैं मीटिंग के लिए, मतलब वहाँ पर मुझे समझ में आया स्पेस के बारे में. मैंने उन्होंने ट्रस्ट, मतलब जो ट्रस्ट मुझे स्पेस में एक दिन में मिला, मैंने इतने, मतलब अपनी करियर में आई हैव नॉट सीन 8 people सिटिंग, 3 families एंड दे आर सेइंग वी ट्रस्ट यू. और मेरी पहला इंट्रैक्शन है कि आप ले आओ अपनी टीम को. मैंने कहा सर आप मेरी टीम से मिल तो लीजिए. नहीं, आप मुझे टीम के नाम बताएं, मतलब आप नाम बताओ, डेजिग्नेशन बताओ, पैकेज बताओ. हमें क्या करना है आपकी टीम से मैम? अगर आप कंफर्टेबल हो, आप उस टीम के साथ इतने टाइम से आपने काम किया है, तो वी आर वेरी मच ओके. मैंने नाम बताया, करंट सैलरी बताई और इनकी इंक्रीमेंटेड सैलरी बताई और मेरी टीम, हाँ, एवरीथिंग वाज क्लोज्ड. So this is how my journey started with space. And trust me, out of this 21 years of experience in real estate, these 2 years were my best years. And now to is Arise. So Arise to is the company being, means day one से I was involved with the company. Name भी मैंने अमन जी, विपिन जी ने मिलके ही नाम फाइनल किया है. तो स्पेस में हमने ग्रैंड सेंट्रल प्रोजेक्ट बेचा, मार्केट में अब चैलेंज ले लिया. अच्छा, ट्रस्ट मी, मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट, मेरी टीम ने भी क्वेश्चन नहीं किया कि ये क्या कर रहा है. दिस इज दी, मतलब दिस इज व्हाट आई हैव अचीव्ड इन माय लाइफ. मेरी टीम ने को ये पता था कि हम एक्स कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं 5th of August को. 4th of August वॉज माई लास्ट डे.
5 अगस्त को हमें कंपनी ज्वाइन करनी थी। हमने तो ब्रेक भी नहीं लिया। लोग रिजाइन करते हैं फिर कहते हैं रिलैक्स Sabbatical होना लेते है। हैं, नो 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 रिलैक्सेशन। काम 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 ही है। काम से एक्चुअली रिलैक्सेशन भी काम से ही मिलता है। स्ट्रेस रिलीवर भी वर्क ही है मेरा। तो टीम को मैं मीटिंग के बाद गई, मैंने टीम को बताया कि अब हम ये कंपनी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। दे वर लाइक ओके मैम। मैंने कहा पूछोगे नहीं अब हम कहाँ ज्वाइन कर रहे हैं? जहाँ बोलोगे। मैम हम तो आपके साथ हैं, हाँ, हमारे लिए तो कंपनी आप ही हो हमारे, आप जहाँ चलोगे वी आर विद यू। हाँ, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा पूछ तो लो, ट्रस्ट मी दे डिडंट आस्क्ड। फिर मैंने बताया नहीं उन्हें, हाँ। सुबह बता दिया कहाँ नहीं पहुंचना है। बताया। नेक्स्ट डे उनके 2 दिन बाद ऑफर लेटर आए, मैंने उनके हाथ में उनके ऑफर लेटर्स दे दिए। ना स्पेस के मैनेजमेंट ने मेरी टीम से इंटरेक्शन किया, ना टीम ने मैनेजमेंट से इंटरेक्शन किया। ऑफर लेटर एक्सचेंज हो गए और एक्सेप्ट हो गए। 5 अगस्त को भी ज्वाइन स्पेस ज्वाइन किया। समहाउ चैलेंजेस थे, काफ़ी चैलेंजेस थे, क्योंकि पास्ट में एज सच मतलब देखिए बिजनेस और रियल एस्टेट चलता है आपका चैनल पार्टनर्स से, और चैनल पार्टनर्स आपके साथ तभी अटैच्ड होंगे जब चीज़ें हो रही होंगी, आपके पास काम हो रहा होगा। तो वहाँ पर ऐसा कोई काम ही नहीं था। प्रोजेक्ट भी सारे कंप्लीटेड प्रोजेक्ट थे, सोल्ड आउट प्रोजेक्ट थे। फिर हमने प्लान किया, स्ट्रैटेजीज बनाई, प्रोजेक्ट को लॉन्च किया एंड इट वाज अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। इन 21 में ज्वाइन किया। 22 में हमने मार्च के अंदर हमें लाइसेंस मिला प्रोजेक्ट का। रेरा आया, सॉरी मार्च में रेरा आया, मार्च 23 में रेरा आया। साल के विदिन 6 मंथ्स हमें रेरा मिल गया था। लाइसेंस सोल्ड कर दिया। हाँ, 6 मंथ्स के अंदर इन्वेंट्री वॉज 50-60% सोल्ड आउट। और कंपनी ने भी जो कमिटमेंट करी उसे वो अपने कमिटमेंट पे रहे, और कंप्लीशन भी उसी टाइम पे, टाइमली डिलीवरी हमारा प्रोजेक्ट का हुआ। 24 के अंदर नहीं 21 में 21 आई जॉइंड स्पेस, 22 मार्च वी गॉट रेरा एंड 23 अक्टूबर we got our completion certificate and project is 100% sold out and delivered as well. Excellent. अब साइट पे मेरे काम भी चल रहे हैं, लोग अपनी कन्वेंस शीट करा लिए लोगों ने और अपनी बिल्डिंगें बना रहे हैं साइट पे। Excellent. मेरा एक क्वेश्चन है जी। in real estate, especially our industry, if you see women leadership बहुत कम है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा मेल डोमिनेटेड है, बट वुमन लीडरशिप कम है। ठीक है, एंड आप you're at the director level, sales, marketing, and as much as I know, it is not only director एक designation होती है, but you are one of the main stake in an organization, and you've done this over the last 3-4 appointments of yours. Right. तो अगर किसी को पहली चीज़ तो वो लीडरशिप में आने के लिए ऐसा क्या डिफरेंट आपने किया? मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ, देयर आर अ लॉट ऑफ वुमेन हु वांट टू बी इन लीडरशिप बट दे आंट। जो अगर वो भी करें तो इट विल बी यूजफुल फॉर दैट। देखो विपिन जी, आपने जैसे कहा कि मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री होती है। मैं कह रहा मेल डोमिनेटेड भी वर्ड नहीं आपने नहीं किया, बट ये ना क्वेश्चन मेरे पास हर बार आता है। मैं बहुत सारे सेमिनार्स में भी जाती हूँ, इंटरव्यूज के लिए भी जाती हूँ, पैनल पे भी होती हूँ, तो ये क्वेश्चन होता है। बट एक्चुअली में दिस इज नॉट अ फैक्ट। अगर आप देखो तो हर इंडस्ट्री के अंदर लोग, नॉट ओनली रियल एस्टेट, आप टॉप पोजीशंस पे मेल्स ही देखोगे, फीमेल्स बहुत रेयर होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है नहीं होती हैं। आज आप देखो, हमारी पहली लेडी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी। आप इंदिरा नूई को देखिए, आप स्पेस में फर्स्ट लेडी गई है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि लेडीज कर नहीं रही हैं, बट जुनून होना चाहिए आपके अंदर। आप ये देखो कि आपको नाम याद करने पड़ रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा क्या अलग है या ऐसा क्या आपने प्रोवाइड किया जो, देखो आपके आसपास बहुत सारे लोग रहे होंगे who are also women but they haven't reached where you have reached. Sacrifices आपको करने पड़ेंगे। Okay. Sacrifices in the sense comfort zone से बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे क्राइम बेबी नहीं होना। अच्छा। विमेंस के लिए प्रॉब्लम क्या होती है जी, मैं घर संभालूंगी तो मैं ऑफिस नहीं कर सकती। ऑफिस अगर मैं कर रही हूँ तो मैनेज नहीं होता, मैं लेट आ रही हूँ, मुझे छुट्टियाँ चाहिए। नहीं, आपको अपने आप को अगर लीडरशिप पोजीशन पे देखना है तो फर्स्ट यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ठीक है, आप खुद ही हो जो अपने आप को उस पोजीशन पे पहुंचा सकते हो। आपके सपोर्टिंग सराउंडिंग जितना भी है वो आपको एक सपोर्ट कर सकता है, एक सपोर्ट सिस्टम, एक एडवाइस दे सकता है। आपका अपना पैशन। आप अगर अपने काम के लिए पैशनेट नहीं हो तो नहीं पॉसिबल है। आपको पैशनेट होना पड़ेगा। और
पॉजिटिव माइंडसेट से अगर आप कोई चीज़ करोगे तो 100% वो सक्सेसफुल होगा। आपको पहले तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। आजकल की डेट में प्रॉब्लम कहाँ है, वुमेन अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाती। यू हैव टू बी बोल्ड, स्टैंड लो अपने लिए, चीज़ें सही को सही और गलत को गलत बोलो। अब जब अपने लिए लोगे, आप पोजीशन आपकी हायर होगी, आपके साथ आपकी टीम है, आपके चैनल्स हैं, आपके क्लाइंट्स हैं, सबके लिए सबके लिए सपोर्ट, सबका सपोर्ट भी मिलेगा और सबके लिए आपको ना मतलब फाइट करना पड़ता है, मैनेजमेंट से भी करना पड़ता है, तभी यू कैन बी ए गुड लीडर। आज मैनेजमेंट, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं मैनेजमेंट के डिसीजन पे कभी यस नहीं बोलती, या तो मतलब अगर वो फीजिबल है तो यस बोलते नहीं, हर चीज पे जहां मुझे लगता है या तो मैं कन्विंस होती हूँ या मैं उन्हें कन्विंस करती हूँ, एंड दैट इज ऑल लीडरशिप। या वेरी गुड। एक क्वेश्चन इसमें और आता है कि अगर किसी को वुमेन लीडरशिप का मतलब है कि मेरे को करना है, आपकी टीम में भी लड़कियां होंगी, आप उनमें क्या देखते हो? नहीं, आप क्या देखते हो कि इसमें क्या होना चाहिए, ये सेल्स में लीडरशिप में जा सकती है? नहीं, लीडरशिप का कोई डेफिनेशन ही नहीं है। अच्छा, कि लीडरशिप में वो जा सकती है, नहीं, वो खुद जाना चाहती है, नहीं। अच्छा, आपका खुद का गोल होना चाहिए लाइफ के अंदर, आपका विजन होना चाहिए। आज मैं बहुत सारी गर्ल्स देखती हूँ मेरे ऑफिस में, अगर मैं अपने ऑफिस में बात करूँ, सॉरी आई एम नॉट पार्शियल, बट मेरे ऑफिस में ना 50-50 रेशियो है गर्ल्स और बॉयज़ का। गर्ल्स को मेरे लिए, मेरा गर्ल्स के लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर भी है, बट गर्ल्स का विजन, वो मतलब वो विजन ही नहीं है कि हमें उस लेवल पे हमें पहुंचना है, करना है, तो वो तो खुद वुमेन को अपने आप को सेल्फ एम्पावर करना पड़ेगा। जब तक वो खुद नहीं करेगी तो कोई भी नहीं कर सकता। वो सब आपको सपोर्ट ही तो कर सकते हैं, नियर बाय सराउंडिंग्स वाले। हाँ, एक सेल्स कैंडिडेट में, रियल एस्टेट सेल्स कैंडिडेट में, व्हेन यू आर हायरिंग या फिर आप अपने एचआर को इंस्ट्रक्शन देते हो, तो उसमें क्या देखते हो आप? सेल्स कैंडिडेट में जैसे सब लोग कहते हैं प्रेजेंटेबल होना चाहिए, वो एक ब्रीफ क्यारे बन जाता है। प्रेजेंटेबल होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, वेल सूटेड टाई शाई होना चाहिए, नहीं। पहले आप मतलब मेरे कैंडिडेट्स में अगर मैं देखती हूँ, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओके, प्रेजेंटेबल ऑफ कोर्स यस, कम्युनिकेशन से मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। रीजन बीइंग कि वो इंग्लिश बोले या हिंदी बोले, बट अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाए, लोगों तक सही तरीके से पहुंचा पाए और उनकी चीज़ों को समझ सके। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एग्रेशन होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। तो जिसके अंदर सेल्स की भूख है, पैशनेट है। मेरा पहला क्वेश्चन सेल्स वाले से होता है, जब मैं सैलरी के लिए पूछती हूँ, मैंने कहा व्हाट इज़ योर करंट सैलरी? ठीक है, उसने बता दी। एंड व्हाट इज़ योर सैलरी यू आर एक्सपेक्टिंग? ठीक है। जहाँ मुझे उसने एक्सपेक्टिंग सैलरी परसेंटेज की बात करता है ना, मैं उसको तुरंत क्रॉस कर देती हूँ। अच्छा, सेल्स वाला अगर अपनी सैलरी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, परसेंटेज डिसाइड कर रहा है, वो सेल्स वाला है ही नहीं। ही शुड टॉक विद मी फॉर द इंसेंटिव्स, कि सैलरी तो शुड बी हिज एफडी एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। मैं सेल्स वालों को और अपनी टीम को यही कहती हूँ कि आपकी जो सैलरी है उसको आप भूल जाओ कि आपको मिल रही है, वो एफडी है। जो भी आपको अर्न करना है, टॉक अबाउट इंसेंटिव, डिस्कस अबाउट इंसेंटिव प्लान, टॉक अबाउट द टारगेट्स, क्या टारगेट्स आप लेना चाहते हो, क्या इंसेंटिव्स कंपनी देगी। और हर तरीके से कंपनी अगर आपको सपोर्ट कर रही है, इंसेंटिव दे रही है, तो यार अब सैलरी छोड़ो ना। आप मेरे यहाँ इंटरव्यू करने आए हो, आपने एक एक्स सैलरी का पैकेज आपका है, तो ऑफकोर्स माई एचआर इज गोइंग टू गिव यू एन हाइक। अगर आप 1 साल से हो तो वो हाइक देगा। अच्छा, कहीं पर लोग लिख देते हैं एज पर कंपनी नॉर्म्स। मुझे नॉर्म्स भी नहीं समझ में आते, ये नॉर्म्स क्या है? मैं तो पूछती हूँ उनसे कि कंपनी नॉर्म्स क्या है। तो सेल्स वाले मार्केट नॉर्म्स वो लिखते हैं, एज पर मार्केट नहीं, कंपनी नॉर्म्स भी लिखते हैं आजकल। मैंने अभी रिसेंटली 2-3 सीवीज देखे कंपनी नॉर्म्स। मैंने कहा मेरी कंपनी के नॉर्म्स में कैसे? मेरे यहाँ एक मैनेजर 50,000 रुपए की सैलरी ले रहा है, तो दूसरा मैनेजर 1.5 लाख रुपए की सैलरी भी ले रहा है। इट ऑल डिपेंड्स। तो नॉर्म्स तो डिफिकल्ट है समझना। वर्क लाइफ बैलेंस की एक बहुत बड़ी बात होती है, स्पेशली फीमेल्स के लिए। हाँ, वो कैसे करते हो आप? Like Sir, मैं अपनी अगर I am touchwood, I am you blessed. have 2 children, right? I have 2 sons. Touchwood, I am blessed to have a joint family. My day starts from early 5 in the morning. So मैं ना 4-5 रोल्स पूरे दिन में निभाती हूँ। अच्छा। मॉर्निंग में मैं बच्चों के लिए कुक बन जाती हूँ, तो मेरे यहाँ कुक है,
बट समहाउ मैं They like your food. नहीं, आई वॉन्ट, दे डोंट लाइक, आई वॉन्ट माई किड्स टू हैव माई प्रिपेयर्ड फूड. जैसे हमें मम्मी का खाना आज भी मिलता है ना, तो उसके आगे वो सारे 5 स्टार या आपके बेस्ट रेस्टोरेंट्स के फूड फीके पड़ जाते हैं. तो आई वॉन्ट माई किड्स टू डेवलप दैट टेस्ट. तो ब्रेकफास्ट मेरी कुक हेल्पिंग हैंड है, बट ब्रेकफास्ट मैं अपने किड्स का खुद पैक करती हूँ. ठीक है, मॉर्निंग में मम्मा होती हूँ मैं, फिर उसके बाद फिर मेरे इन लॉज रहते हैं तो मैं बहू बन जाती हूँ. पापा के लिए चाय बनाना एंड उनके लिए ब्रेकफास्ट सर्व करना एंड ऑल. फिर उसके बाद एक अच्छी वाइफ भी, वाइफ बन जाते. और फिर ऑफिस में आके सेल्स, मार्केटिंग और जो डिपार्टमेंट्स चल रहे होते हैं. तो वर्क लाइफ बैलेंस करना हमारे ऊपर है. हमें अपने ना चीज़ों को डिसिप्लिन, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाओ, सिस्टमैटिक बनाओ अपनी चीज़ों को. और जो आपने पहले कहा था एक कि डिस्ट्रैक्शंस से अट्रैक्शन हटा लो, वो तो बहुत रिक्वायर्ड है. आजकल प्रॉब्लम क्या है हमारी इस जनरेशन के अंदर, दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन दिस मोबाइल फोन्स. हाँ, आधे से ज़्यादा टाइम तो आपका सोशल मीडिया, मोबाइल फोन्स देखने में, करने में रहता है. तो फैमिली लाइफ एक्चुअली आप बैलेंस कर ही नहीं सकते अगर आप बच्चों को क्वालिटी टाइम नहीं दोगे. अब मैं घर जाती हूँ, तो मेरा फ़ोन ऑफिस में, बीइंग अ सेल्स प्रोफेशन, आई अंडरस्टैंड दैट के अर्जेंट कॉल्स होते हैं. वैसे तो सबको पता है, जो मेरे सर्कल में भी है, दे डोंट कॉल अनटिल अनलेस इट्स एन अर्जेंट कॉल. बट ऑफिस के बाद जब मैं घर पहुँच रही हूँ, तो माई टाइम इज़ माई किड्स टाइम, माई फैमिली टाइम. तो वो हमें मैनेज करना पड़ेगा. और फिर फैमिली का सपोर्ट, आजकल की जनरेशन को इंडिपेंडेंट रहना है. मेरा पति और मेरे बच्चे, तो वो भी बैलेंसिंग नहीं होते हैं. फैमिली को साथ लेके चलो, इतना सपोर्टिंग सिस्टम है आपकी फैमिली आपके लिए. उनको यूज करो properly. यस, और वो जो प्यार एक बच्चे को उसके दादा दादी या नाना नानी दे देंगे ना, वो प्यार कोई और दे भी नहीं सकता है. तभी तो हमारी एक सोशल वैल्यूज आएंगी. वो वैल्यूज धीरे धीरे, मतलब नॉट टू से, बट वो खत्म होती जा रही है. आजकल के बच्चे नैनीज के भरोसे पल रहे हैं. तो लाइफ बैलेंस करने में मुझे चैलेंज नहीं आया. फॉर मी, इफ आई वुड से, आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव वेरी गुड इन लॉ फैमिली. मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं एक घर छोड़ के, एक फैमिली छोड़ के दूसरी फैमिली में आई हूँ. माई हस्बैंड, जैसे लोग कहते हैं ना कि सक्सेसफुल मैन के पीछे एक सक्सेसफुल वीमेन होती है, तो आई एम प्राउडली आई वॉन्ट टू से दैट फॉर एवरी सक्सेसफुल वीमेन ऑल्सो देर इज एन प्रोग्रेसिव एंड सपोर्टिव मेन्स. इन माई फैमिली आई हैड माई फादर, आई हैड माई ब्रदर, जिन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस मेरी लाइफ में किए हैं. और मेरे फादर इन लॉ भी. मेरी फैमिली की अगर मैं बात करती हूँ, विच आई हैव नॉट डिस्कस्ड, इन लॉज फैमिली बहुत ही कंजर्वेटिव माइंडसेट के हैं, बहुत ही इंट्रोवर्ड है. हमारे यहाँ बहुओं को नौकरी नहीं कराई जाती. अच्छा. मेरे यहाँ मेरी कोई भी बहुएं, मतलब भाभियाँ जो हैं, दे आर वेल एजुकेटेड, बट वो जॉब नहीं करती हैं. समहाउ उनका पैशन ही नहीं है. या तो फैमिली में वो इतना ईज अप एटमॉस्फेयर में हो जाते हैं कि करना ही नहीं चाहते हैं. बट मैंने जब अपने फादर इन लॉ से मेरे फादर ने जब फादर इन लॉ से डिस्कस किया था कि मेरी सिर्फ एक आपसे रिक्वेस्ट है, जब मेरी शादी की बात चल रही थी, कि मेरी डॉटर अगर करना चाहती है ना, तो आप उसे स्टॉप मत कीजिएगा. तो मेरे फादर इन लॉ ने कहा, देखिए वैसे तो मेरे यहाँ नहीं होती है, हमारे यहाँ जॉब नहीं है, बिकॉज माई फैमिली इट्स अ बिजनेस फैमिली, इन लॉज फैमिली. समझ गया. तो बट हम मना नहीं करेंगे. तो मेरे फादर इन लॉ मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं. वो पूरा सपोर्ट पापा का है. और मेरे हस्बैंड ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है मेरी लाइफ में. मतलब ही बीइंग अ हस्बैंड, ही इज अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन. हाँ, आप पॉडकास्ट शुरू होने से पहले भी उन्हीं को बता रही थी. जी. तो राजीव इज सच ए सपोर्टिव हस्बैंड. अगर मुझे ऑफिस में भी देखने में लगता है, बट सेल्स के प्रेशर्स बहुत होते हैं. कई बार टारगेट्स मीट नहीं कर रहे होते हैं, कई बार चीज़ें स्मूथ नहीं चल रही होती हैं, कई बार आपकी स्ट्रेटजीज ठीक नहीं होती हैं. तो आई यूज टू डिस्कस विद माई हस्बैंड. ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. मेरे पास ज़्यादा फ्रेंड नहीं है, मेरे सोशल सर्कल बिल्कुल नहीं है, तो माई ओनली फ्रेंड इज़ माई हस्बैंड. सो वेयर वी डिस्कस, ही यूज टू सजेस्ट मी, गिव सम आइडियाज, बिकॉज ही इज रनिंग हिज ओन बिजनेस. तो वो मुझे सजेशन देता है. तो फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्ले करती है. हमें वैल्यू करनी चाहिए अपनी फैमिली की. एंड बिलीव मी वन मोर थिंग, फैमिली को ना, पेरेंट्स जो होते हैं आपके, वो पेरेंट्स को आपसे कुछ नहीं चाहिए. इन लॉज को, जो हमारी जनरेशन सोचती है ना कि इन लॉज रहेंगे तो हमारी प्रिवेसी मैच नहीं करेगी, और जी चीज़ें मम्मी मदर इन लॉ बोल रही हैं, फादर इन लॉ ऐसा बोल रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है. मैंने अपनी, मतलब मेरी माई मदर यूज टू से कि मैंने पहली लड़की देखी है जो ये कह रही है कि मेरी मम्मा से अच्छी मेरी मदर इन लॉ है. मतलब मेरे को फील ही नहीं होता कभी भी उल्टा, वो तो मेरी मम्मी से भी ज़्यादा मेरा ध्यान रखती हैं. बट उन्हें मुझसे क्या चाहिए? एक इज्जत, रिस्पेक्ट चाहिए. मैं घर में, मैं जब भी ऑफिस निकलती हूँ, मेरे इन लॉज घर पे होते हैं,
तो मैं जैसे आई वियर वेस्टर्न ड्रेसेस ऑल्सो एंड ऑल, तो मैं हमेशा श्रग और सर पे दुपट्टा लेके घर से निकलती Very हूँ. good. मेरे घर पे यहाँ पर मैं बैठी हूँ, घर पे मैं साड़ी पे पल्ला होगा, उन्हें और क्या चाहिए मुझसे, यही एक Excellent. इज्जत चाहिए. आपसे लास्ट क्वेश्चन है, जी. वो ये है कि आपकी सक्सेस स्टोरी इज़ अमेजिंग एंड आई एम वेरी श्योर लॉट ऑफ पीपल विल टेक अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस पॉडकास्ट. मेरा फाइनल क्वेश्चन ये है कि आपकी फैमिली ने, स्पेशली फादर मदर एंड योर ब्रदर्स, दे सपोर्टेड यू थ्रू आउट. जी. उनके लिए आप फाइनली क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? पापा का सपना जो था डॉक्टर बनने का, हम्म. वो मेडिकल डॉक्टर से पूरा नहीं हुआ, हाँ. बट आज मेरे नाम के आगे डॉक्टरेट लग गया है, डॉक्टर लगा हुआ है. सो दिस इज़ नॉट डॉक्टर इन मतलब डॉक्टरेट इन PhD और मेडिकल, दिस इज़ एन ऑनरी डॉक्टर. Honorary doctorate. So this is what I have earned in this industry. The excellence certificate which shows me that yes, I have given something to this industry. Yeah. So my message to my brother, my father, my mom, my family, entire family is that I'm lucky that I am being born and brought up in this family. और जैसे लोग कहते थे, और मैंने एक्चुअली में बहुत जगह सुना है कि ना आना इस देश मेरी लाडो. मैं कहूँगी कि हर घर में बेटियों का जन्म हो और ऐसे ही माँ बाप मिले. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच रेनू जी. थैंक यू. मैं आपको भी बोलना चाहता हूँ एंड मैं स्पेशली व्यूअर्स को भी बोलना चाहता हूँ कि जब हमने पॉडकास्ट बाय स्पेस क्रिएटर शुरू किया था, वन ऑफ द रीजन वाज कि टू गेट सम इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम स्टॉलवर्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री. एंड आई वुड लाइक टू से टू द व्यूअर्स कि दिस इज़ द एपिटमी ऑफ इट. हमने बहुत सारे पॉडकास्ट बनाए, बट दिस इज स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड दिस इज समथिंग विच विल बी absolutely inspiring, and this is something which is the signature of Podcast by Space Creators. So thank you very much for watching and keep watching our episodes going forward. आप सेल्स प्रोफाइल में क्या देखते हैं? आप बता क्या देखना चाहिए? मुझे नहीं पता, जो आपने बोला फिदाई